हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का वन शॉट। इनकम फ्रॉम सैलरीज जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वो 15 मार्क्स के आने वाले हैं, 15 मार्क्स के। ये पूरा का पूरा चैप्टर दोस्तों 15 मार्क्स के चैप्टर है। लेकिन मेरे को गट फीलिंग आ रहा है कि एक छोटा सा 5 मार्क्स का सम्स भी आ सकता है जो कि मिल के बन जाएगा सर 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो ये चैप्टर को बड़ा ध्यान से कीजिएगा, बड़ा कंसंट्रेशन के साथ कीजिएगा, फोकस के साथ कीजिएगा। सारे के सारे टाइप्स, सारे के सारे वैरायटीज सब कुछ करवाऊंगा आप लोगों को। तो इनकम फ्रॉम सैलरी ऐसा है ना बेटा कि जब तक आप रूल्स रेगुलेशंस नहीं समझोगे, जब तक आप इसके अलाउंसेस परक्यूजिट्स नहीं समझोगे, आप तब तक कोई भी एक भी सम्स नहीं बना सकते, एक भी सम्स नहीं। तो मैं सब कुछ कवर करते करते चलूंगा और लास्ट में हम लोग जो है सम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बैकग्राउंड दे दूं, और बैकग्राउंड देने से पहले बता दूं कि आज का जो लाइक टारगेट है, आज का जो लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक। आप लोगों के लिए इतना मेहनत चल रहा है बेटा। सैलरी का वन शॉट जो है वो 3-4 घंटे होने वाले हैं। आप लोग से लाइक मांग रहा हूं, प्लीज एक बार लाइक कर दो। ओके, शेयर कर दो सारे के सारे ग्रुप्स में। ओके, और एक एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मैं वादा करता हूं कि पूरा का पूरा सैलरी तुम्हारा मक्खन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक्स क्या क्या करने वाले हैं एक बार इसको डिस्कस कर ले। सबसे पहले आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं चार्जिंग सेक्शन से, कि ये जो इनकम होता है, कौन सा इनकम सैलरी के हेड में टैक्सेबल होता है। अरे चार्जिंग सेक्शंस का मतलब कौन सा ऐसा इनकम है, कौन सा ऐसा इनकम है जो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होता है। इसके बाद इसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ सैलरी बनाया जाता है ये कैसे बनाया जाता है, हम लोग कैसे कंप्यूट करें कि हमारा पूरा टोटल टैक्सेबल सैलरी कितना है, इसका फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद सारे के सारे अलाउंसेस, मैं कुछ भी छोड़ने नहीं वाला, सारे के सारे अलाउंसेस के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। इसके बाद सारे के सारे परक्यूजिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो कुछ भी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट अगर मान लो कुछ अमेंडमेंट्स भी रहा तो वो भी चर्चा करेंगे। अब ये बताओ अमेंडमेंट्स कौन चर्चा करता है, लेकिन मैं यहां पे अमेंडमेंट्स भी कवर करूंगा बेटा। और लास्ट में ऑल टाइप ऑफ सम, जितने भी सम्स है, जितने भी टाइप्स ऑफ सम्स है, सारे के सारे सम्स करवाऊंगा और सैलरी एकदम डन डनाडन डन कर दूंगा मैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आओ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा, ये नोट्स, ये पीडीएफ नोट्स आपको कहां पे मिलेगा? ये पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। अभी भी अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जल्दी से ज्वाइन करो, ये पीडीएफ ले लो वहां पे। ये पीडीएफ मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर अभी भी ज्वाइन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं किए हो, गर्ल्स हो तो गर्ल्स ग्रुप में, बॉयज हो तो बॉयज ग्रुप में, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। ये पीडीएफ वहीं के वहीं आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को बोला था कि 15 मार्क्स का और 5 मार्क्स का एक छोटा सा सम या एक छोटा सा थियरी पूछ सकता है, यानी 20 मार्क्स का पूरा ये चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका सेक्शन नंबर 15 यानी चार्जिंग सेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि कौन सा इनकम सैलरी के हेड में टैक्सेबल है, कौन सा ऐसा इनकम है कि सैलरी के हेड में टैक्सेबल है। तो यहां पे ये सिंपल सा बोला गया है कि वो इनकम सैलरी के हेड में टैक्सेबल है जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, जहां पे मालिक और नौकर का रिलेशनशिप हो। वो जो इनकम है वो इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। मान लो कि आपका एक बॉस है, आपका बॉस आपको हर महीना 1 लाख रुपए देता है, आप उनके एम्प्लॉय हो। सुनिए, आपका एग्जांपल ले रहा हूं, आपका एक बॉस है, आपके बॉस हर महीने आपको 1 लाख रुपए देता है, आप उनके एम्प्लॉय हो। तो वो जो इनकम है, ये जो 1 लाख रुपए आप रिसीव किए हो, ये जो 1 लाख रुपए आप रिसीव किए हो, वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी, अंडर द हेड सैलरी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो इनकम है वो अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो इनकम है वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो, तो जरूरी ये है कि आपके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। जरूरी ये है कि आपका कोई मास्टर रहना चाहिए, जरूरी ये है कि आपका कोई बॉस रहना चाहिए। ठीक है, तो इनकम तभी टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, जब मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप हो। आप बात को समझे, आपके बॉस आपको हर महीने 1 लाख रुपए देते हैं, आप कमाते हो 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख रुपए जो आपको बॉस से मिला है, जो आपको खट के मिला है, जो आपको बॉस के लिए काम करके मिला है, वो जो 1 लाख रुपए वो टैक्सेबल है अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ठीक है,
तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो इनकम है अंडर द हेड ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो, तो जरूरी ये है कि मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप हो और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। इसको लिखने का कोई दरकार नहीं है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा सेशन के खत्म होने के बाद। ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है मिल जाएगा आपको। क्लियर है? तो आओ रिवाइज करो मेरे साथ, और कुछ नहीं। ये देखो, सैलरी रिसिव्ड बाय एमएलए एमपी। मान लो कि कोई एमपी है, कोई एमएलए एमपी को तो जानते हो ना, अगर उनको सैलरी मिलता है तो क्या वो ये टैक्सेबल फ्रॉम सैलरी होगा या टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा? तो मैं बोलूंगा कि अगर कोई एमपी एमएलए को सैलरी मिलता है ना बेटा, अगर कोई एमपी या एमएलए को सैलरी मिलता है तो वो टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता है। ठीक है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत टैक्सेबल होता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत टैक्सेबल होता है। ओके, इसके बाद अगर कोई मान लीजिए पार्टनर को सैलरी मिला है, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर को सैलरी मिला है जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, आपको पीजीबीपी में भी करवाए हैं कि अगर कोई पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलता है तो वो टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी होता है। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर को सैलरी मिला है या कमीशन मिला है तो वो टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी होगा। ठीक है, यानी अगर आप चाहते हो कि आपका इनकम टैक्सेबल हो अंडर द हेड ऑफ सैलरी, तो जरूरी ये है कि मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप हो, जरूरी ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, तभी आपका जो इनकम है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आइए यहां पे आइए, बात करते हैं फॉर्मेट बात करते हैं कि किस तरीके से सर ये टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट निकाले, किस तरीके से टोटल टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट निकाले। अब आपको समझाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ सैलरी, एक एक सब चीज के बारे में चर्चा करूंगा, बेसिक सैलरी के बारे में, डियरनेस अलाउंस के बारे में, बोनस के बारे में, सब चीज के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आपको अभी रीड करके सुना दे रहा हूं, ठीक है? इसके बाद एक एक करके हर चीज के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए स्टेटमेंट ऑफ सैलरी कैसे होता है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाइएगा, यहां पे लिखिएगा पीवाई, यहां पे लिखिएगा एवाई। सब पीवाई का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर। एवाई का मतलब क्या होता है? असेसमेंट ईयर। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। और सैलरी में क्या क्या आएगा देखिए, आप कैसे कंप्यूट करोगे, आप टोटल टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट कैसे कंप्यूट करोगे, आप टोटल टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट कैसे कंप्यूट करोगे? सबसे पहले आपको लेना है बेसिक सैलरी। अगर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दिया हुआ है ले लेना आराम से, जो कि दिया ही रहता है। बेसिक सैलरी का मतलब आपको काट कूट के कितना मिला। बहुत सारा ऐसा दोस्त रहता है ना बेटा जो बोलता है कि मेरा सैलरी 25,000 है भाई। उनसे पूछते हो कि मिलता कितना है तुमको, तो वो बोलता है कि काट कूट के 19,000 मिलता है, काट कूट के 19,000 मिलता है। तो काट कूट के जितना सैलरी मिलता है उसको बोलते हैं बेसिक सैलरी। यानी तुम्हारे हाथ में कितना आता है, कितना आता है, काट कूट के 19,000 मिलता है। ओके, तो बेसिक सैलरी के बाद आता है दोस्तों डियरनेस अलाउंस। अगर कुछ डियरनेस अलाउंस देता है ऑफिस, अगर तुम्हारा ऑफिस कुछ डियरनेस अलाउंस मतलब कुछ एक्स्ट्रा देता है, 2,000 3,000 ऐसे ही अलाउंस, तो वो भी आता है। ओके, बोनस अगर आता है तो बोनस भी तुमको लेने का इधर। अगर मान लो कमीशन कुछ दिया है तुम्हारे ऑफिस ने तो उसको भी लेने का, दिया है तो ही लेने का, नहीं दिया है तो जबरदस्ती नहीं। इसके बाद एडवांस सैलरी यहां पे हम लोग लेते हैं। एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है? मान लो कि आपने सुनो, मान लो अप्रैल का सैलरी मार्च में तुमने ले लिया, तो ये क्या है? एडवांस सैलरी। अप्रैल का सैलरी तुमने बॉस से रिक्वेस्ट करके मार्च में ले लिया कि बॉस मेरा कुछ अर्जेंट काम है, 1 महीना पहले ही मुझको सैलरी दे दो। इसके बाद मान लो कि अर्लियर सैलरी है, मान लो पिछले साल का सैलरी बॉस ने बाकी रखा था, पिछले साल का सैलरी तुमको मिला नहीं था, इस साल मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्लियर सैलरी। ये सब चीज लेना है यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद अगर मान लो कुछ ग्रेचुइटी मिला है, कुछ पेंशन मिला है, तो वो भी लेना है। लीव सैलरी मतलब क्या होता है? एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे एकदम डिटेल में, अभी तो बस आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं। लीव सैलरी का मतलब क्या होता है? लीव सैलरी का मतलब है कि बॉस ने आपको छुट्टी दिया था लेकिन उस छुट्टी के दिन भी काम किए थे। बॉस ने आपको छुट्टी दिया था, कंपनी ने आपको छुट्टी दिया था, लेकिन उस छुट्टी के दिन भी काम किया था, तो उस काम करने का एक इंसेंटिव तो मिलना चाहिए, सैलरी तो मिलना चाहिए। जब सबका छुट्टी चल रहा था तब मैंने काम किया था ऑफिस में आके, तो उस काम करने के बेसिस पर कुछ इंसेंटिव, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स तो मिलना चाहिए। उस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, उस इंसेंटिव, उस सैलरी, उस एक्स्ट्रा सैलरी को हम लोग बोलते हैं लीव सैलरी, ठीक है? इसके बाद हमारे कंपनी हमको बहुत सारे अलाउंसेस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एजुकेशन वाला अलाउंसेस, जैसे मेडिकल अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस भी हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है?
इसके बाद यहाँ पे प्रोविडेंट फंड अगर रहा तो प्रोविडेंट फंड को भी ऐड करने का, सुपर एनुएशन फंड रहा तो उसको भी ऐड करने का, जो जो चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है उस सब चीज को ऐड करने का। इसके बाद अगर परक्यूजिट्स रहा, परक्यूजिट्स, अरे परक्यूजिट्स मतलब तुम्हारे कंपनी तुमको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लंच फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ये मतलब ये परक्यूजिट्स, ठीक है। इसके बाद बहुत सारा और भी चीज है, जैसे ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, ये सब कुछ रहा, उसको ऐड करके क्या आएगा, उसको ऐड करके आएगा आपका ग्रॉस सैलरी, उसको ऐड करके आपका आएगा ग्रॉस सैलरी। उसके बाद हम लोग लेस करते हैं उससे, उसके बाद उससे लेस करते हैं हम लोग डिडक्शन। सर डिडक्शन का मतलब क्या होता है? अरे डिडक्शन का मतलब होता है छूट, ठीक है। अरे डिडक्शन का मतलब क्या होता है? छूट। कुछ आपको छूट मिलती है, कुछ आपको छूट मिलती है, कुछ अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। सर क्या क्या डिडक्शन मिलती है? जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल टैक्स, सबसे सबसे पहले अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोफेशनल टैक्स तो वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में आएगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस वो भी आएगा आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन का जब भी बात हो बेटा, आप हमेशा 50,000 लोगे, आप हमेशा कितना लोगे? 50,000 लोगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन का जब भी बात हो आप हमेशा क्या लोगे? 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन जब भी बोला गया है आप लोगे 50,000, ठीक है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को लेना है हमेशा वो डिडक्शन, ठीक है। और इससे आ जाएगा आपका नेट सैलरी, इससे क्या आ जाएगा? इससे आपका नेट सैलरी आ जाएगा, इससे आपका नेट सैलरी आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, यही फॉर्मेट है। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, अरियर सैलरी, ग्रेचुइटी हो गया, पेंशन हो गया, लीव सैलरी हो गया, अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ठीक है, सुपर एनुएशन फंड, या कुछ ये पर्क्स है, पर्क्स, अरे परक्यूजिट्स, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, इससे आपका क्या आ गया? ग्रॉस सैलरी आ गया। ग्रॉस सैलरी से आप लेस करोगे वो डिडक्शंस, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शंस हो गया, और स्टैंडर्ड डिडक्शंस का मतलब क्या हो गया? 50,000, सिर्फ 50,000, ठीक है। और आपका आ गया नेट सैलरी। क्लियर है? बात करते हैं अभी एक एक करके बात करते हैं कि कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा टैक्सेबल नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी मतलब बेस सैलरी, कितना आपको कटकुट के मिल ही जाता है, हाथ में कितना कटकुट के मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों के पीएफ कटते हैं, ग्रेचुइटी कटते हैं, ये पेंशन कटते हैं, तो कटकुट के कितना आपको हाथ में मिल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक सैलरी। मान लीजिए आपका सैलरी है 15,000, लेकिन कट कुट के आपको सिर्फ 12,000 मिल रहा है, तो ये 12,000 क्या है? ये बेसिक सैलरी है, ये बेस सैलरी आपका, और ये हमेशा टैक्सेबल रहता है। क्या है? ये हमेशा फुली टैक्सेबल रहता है, ये हमेशा पूरा का पूरा फुली टैक्सेबल रहता है। बेसिक सैलरी जो होगा ना, ये पूरा का पूरा फुली टैक्सेबल है, ओके। इसके बाद ये जो डीए है, डीए का मतलब सर, डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस, डीए जो है यानी डियरनेस अलाउंस जो है, ये भी आपका फुली टैक्सेबल है, ओके। याद रखिएगा, डीए में आपको जितना भी मिला है, जितना भी आपको डियरनेस अलाउंस मिला है, उस पर टैक्स लगेगा तो लगेगा, बस तो बस। उसके बाद ये जो बोनस है, बोनस भी बेटा फुली टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल। जितना आप लोगों को मिला ऑन रिसिप्ट बेसिस, ऑन रिसिप्ट बेसिस मतलब जितना आपको बोनस मिला है, जितना आपको ऑफिस ने बोनस दिया है, उस पर आपको पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, उस पर आपको पूरा का पूरा टैक्स लगेगा ही लगेगा। इसके बाद कमीशन, ये जो कमीशन है, कमीशन, तो कमीशन भी फुली टैक्सेबल है। ये जो कमीशन अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से अगर कुछ भी कमीशन, कोई भी कमीशन आपको मिलता है, तो ये पूरा का पूरा फुली टैक्सेबल है, ओके। इसके बाद एडवांस सैलरी है, एडवांस सैलरी, अगर मान लीजिए एडवांस सैलरी लिए हो आप, तो उस पर भी आपको पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, फुली टैक्सेबल है ये, फुली टैक्सेबल। उस पर कोई भी एग्जम्पशन नहीं, उस पर कोई भी छूट नहीं भाई, उस पर कोई भी एग्जम्पशन, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा टैक्स है, ठीक है, रिसिप्ट बेसिस। मतलब जितना आप एडवांस सैलरी लियो, मान लो 20,000 का एडवांस सैलरी लियो, तो 20,000 पे पूरा का पूरा आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अरियर सैलरी, बात करते हैं अरियर सैलरी पे। अरियर सैलरी पे भी पूरा का पूरा टैक्सेबल है। अरियर सैलरी पे भी जितना आपका अरियर रहेगा उतने पे आपको टैक्स भरना है तो भरना है।
ठीक है। अर्लियर सैलरी का मतलब क्या है? अर्लियर सैलरी का मतलब है पिछले साल का बकाया सैलरी। मान लीजिए पिछला साल कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, पिछला साल आपका सैलरी इंक्रीमेंट का बात था, लेकिन सैलरी इंक्रीज हुआ नहीं पिछला साल, लेकिन इस साल आपको इंक्रीज हुआ है, तो पिछले साल का जो इंक्रीज होने का बात था वो इंक्रीज वाला अमाउंट इस साल मिला है आपको, तो उसको बोलते हैं अर्लियर सैलरी। अर्लियर सैलरी मतलब पिछले साल का बकाया सैलरी, पिछले साल का बकाया सैलरी जो पिछले साल आप पाते थे लेकिन पाए नहीं, उसको बोलते हैं अर्लियर सैलरी। तो अर्लियर सैलरी जो है ना, ये फुली टैक्सेबल है। ये क्या है? ये फुली टैक्सेबल है। ये फुली टैक्सेबल है। ये फुली टैक्सेबल है। बात करते हैं अब ग्रेचुइटी के बारे में। ग्रेचुइटी का एक बार ध्यान से समझिए, ग्रेचुइटी का रूल्स एक बार ध्यान से समझिए। अगर ग्रेचुइटी आपको एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिल रहा है, अगर ग्रेचुइटी आपको एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिल रहा है, मतलब आप काम कर रहे हो और काम करते करते मिल रहा है, हर महीने आपको ग्रेचुइटी मिलता है। मान लो हर महीने आपको ग्रेचुइटी मिलता है, हर साल आपको ग्रेचुइटी मिलता है, आप काम भी कर रहे हो और आपको ग्रेचुइटी भी मिल रहा है, उस केस में ये फुली टैक्सेबल है। उस केस में क्या है ये? उस केस में ये फुली टैक्सेबल है, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। लेकिन अगर ग्रेचुइटी रिटायरमेंट के वक्त लग रहा है, अगर ग्रेचुइटी रिटायरमेंट के वक्त मिल रहा है, अगर आपको ग्रेचुइटी जो है एक लमसम अमाउंट, अब दादाजी लोगों को देखते नहीं हो रिटायरमेंट के वक्त इतना इतना पैसा लेके आते हैं, ठीक है, अगर ग्रेचुइटी रिटायरमेंट के वक्त मिल रहा है, 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में मिल रहा है, फिर दोस्तों वो टैक्सेबल है, फिर वो टैक्सेबल है। लेकिन उस पे ना कुछ एग्जाम्पशन मिलता है, उस पे कुछ एग्जाम्पशन मिलता है। सर क्या एग्जाम्पशन? अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यानी बेटा अगर आप सरकारी दामाद हो, सरकारी दामाद, अगर तुम सरकारी नौकरी करते हो और अगर तुम सरकारी दामाद हो तो ग्रेचुइटी पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप सरकारी दामाद हो, अगर आप सरकारी नौकरी करते हो तो ग्रेचुइटी पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, फुली एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आप एक पोगा एम्प्लॉय हो, पोगा एम्प्लॉय मतलब जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के तहत कवर्ड है, अगर आप एक पोगा एम्प्लॉय हो और आप अगर नॉन पोगा एम्प्लॉय हो, उस केस में भाई टैक्स लगेगा। अब कैसे लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, अब सुनो जरा ध्यान से। सबसे पहले पोगा एम्प्लॉय के बारे में बात करते हैं। सो पोगा एम्प्लॉय कौन होते हैं? सो पोगा एम्प्लॉय मतलब वो एम्प्लॉय जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के तहत कवर्ड है। क्वेश्चन में बोला हुआ रहेगा कि पोगा एम्प्लॉय है या नॉन पोगा एम्प्लॉय है, ओके। नहीं बोला हुआ रहेगा तो कुछ भी एज्यूम करके लिख देना, कुछ भी एज्यूम करके, मतलब अगर नहीं दिया हुआ रहेगा पोगा या नॉन पोगा तो आप लोग एज्यूम कर लेना कि पोगा एम्प्लॉय है, ठीक है, एज्यूम कर लेना, एजम्पशन बेस्ड होगा वो सब, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अगर पोगा एम्प्लॉय है तो वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के तहत क्या होगा? कवर्ड होगा। वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के तहत वो क्या होगा? कवर्ड होगा। अब आइए, अब हम लोग पोगा एम्प्लॉय का रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं। जरा समझिए पोगा एम्प्लॉय का। हम ये पढ़ते हैं अभी कि पोगा एम्प्लॉय को कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, कितने तक एग्जाम्पशन मिलेगा, पोगा एम्प्लॉय को कितने तक एग्जाम्पशन मिलेगा। सो पोगा एम्प्लॉय के लिए आपको यहां पे ये 3 केस देखना पड़ेगा, 3 केस। अब 3 केस में जो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे छोटा रहेगा वो आप ले लोगे। सबसे पहला यहां पे देखिए, सबसे पहला 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ये देखिएगा। उसके बाद एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव किया है वो देखिएगा। इसके बाद मैक्सिमम 20 लाख, जो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे छोटा, इन तीनों में जो सबसे छोटा रहेगा वो ले लीजिएगा। क्लियर है बात? समझे आप? बात समझे? अरे पोगा एम्प्लॉय मतलब जो एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के तहत कवर्ड है, तो इनका एग्जाम्प्ट अमाउंट कैसे निकलेगा? आपको 3 चीज देखना है। सबसे पहले आपको देखना है 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा आपको देखना है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल कितना अमाउंट रिसीव किया हो। और तीसरा आपको देखना है मैक्सिमम 20 लाख। उनमें से जो सबसे छोटा रहेगा, विच एवर इज लोअर, वो ले लेना है, वो ले लेना है बेटा, वो ले लेना है, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताइए, ये जो सैलरी पर मंथ है, ये जो सैलरी पर मंथ है, ये कैसे निकाले? इसको निकालने का क्या कुछ फॉर्मूला है? जी बिल्कुल, सैलरी पर मंथ निकालने का फॉर्मूला है लेटेस्ट बेसिक सैलरी आप लोग को लेना है। लेटेस्ट बेसिक सैलरी, जो लेटेस्ट, जो रिटायरमेंट के वक्त सैलरी था, लेटेस्ट बेसिक सैलरी मतलब रिटायरमेंट के वक्त जो सैलरी था वो लेना है और डीए को ऐड कर देना उसमें, तो आपका सैलरी आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा आपका, सैलरी आ जाएगा आपका। अब कैसे निकालना है, क्या निकालना है, जब सम्स करवाएंगे तब आपको समझाएंगे, ओके।
जब सम्स करवाएंगे तब आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा देंगे। इसका भी हम बहुत तगड़ा तगड़ा सम्स लाए हुए हैं। ओके, बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं नॉन पोगा एम्प्लॉय का क्या रूल है। नॉन पोगा एम्प्लॉय को हम लोग यहाँ पे पोगा एम्प्लॉय के बारे में तो पढ़ ही लिए कि आपको यहाँ पे तीन चीज देखना है, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। फिर आपको दूसरा यहाँ पे देखना है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। फिर आपको तीसरा देखना है मैक्सिमम 20 लाख, जो सबसे छोटा रहेगा वो आपको ले लेना है। अगर एम्प्लॉय जो है वो नॉन पोगा है, यानी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के तहत कवर्ड नहीं है, अगर मान लो एम्प्लॉय जो है वो नॉन पोगा है यानी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के तहत कवर्ड नहीं है, तो भी आपको तीन चीज ही देखना है। देखिए यहां पे दो चीज जो है वो एकदम सेम टू सेम है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख, ये तो सेम टू सेम है। दो चीज जो है वो सेम टू सेम है एकदम, ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला चीज एकदम सेम टू सेम नहीं है। देखिए फर्स्ट वाला चीज बस डिफरेंट है। 1/2 ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ लेना है आपको, 1/2 ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ लेना है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेना है, ठीक है। तो पोगा एम्प्लॉय और नॉन पोगा एम्प्लॉय में वही फर्क है, आपको तीन चीज दिया रहेगा और तीन चीज आपको निकालना है, और तीन चीज में जो सबसे छोटा है वो आपको लेना है। अगर पोगा एम्प्लॉय रहा तो 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा आपको लेना है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। फिर तीसरा आपको लेना है मैक्सिमम 20 लाख, जो सबसे छोटा रहा उसको ले लीजिएगा। अगर नॉन पोगा एम्प्लॉय है तो नंबर 2 नंबर 3 तो सेम ही है, लेकिन नंबर 1 यहां पे डिफरेंशिएट कर रहा है। अब अगर नॉन पोगा एम्प्लॉइज है तो आपको तीन चीज यहां पे देखना है, 1/2 ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ठीक है। फिर आपको दूसरा वाला देखना है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल आपने कितना अमाउंट रिसीव किया। फिर आपको तीसरा वाला देखना है मैक्सिमम 20 लाख, जो सबसे छोटा रहेगा वो आ जाएगा नॉर्मली, ठीक है। समझ में आया आपको? ओके, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहां पे जरा देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब सम्स करवाऊंगा तब एकदम मक्खन हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब सम्स करवाऊंगा तब एकदम मक्खन हो जाएगा, लेकिन 1.5 घंटे कंसेप्ट समझना है बेटा। कंसेप्ट समझे बिना आप सम्स नहीं कर सकते, सॉरी। ओके, आइए, इन केस ऑफ पोगा एम्प्लॉइज इफ फ्रैक्शन ऑफ मंथ इज मोर देन 6 मंथ, अगर मान लीजिए पोगा एम्प्लॉइज हो, मान लीजिए आपने सर्विस किया 24 ईयर 6 मंथ, आपने सर्विस किया 24 ईयर 6 मंथ, आपने ऐसा सर्विस किया है, मान लो मैं एक सरकारी एम्प्लॉय हूं, मैंने सर्विस किया है 24 साल 6 महीना, तो उसको ना राउंड ऑफ किया जाता है, उसको राउंड ऑफ करके हम लोग 24 साल ही लिखेंगे। उसको राउंड ऑफ किया जाता है, लेकिन सुनो, अगर 6 महीना से ज्यादा वो सर्विस किया है, अगर मान लो वो 24 ईयर 7 महीना, अगर वो 6 महीना से ज्यादा वो सर्विस किया, मान लो कि वो 24 साल 7 महीना या 24 साल 8 महीना या वो 24 साल 9 महीना सर्विस किया है, 6 महीना से ज्यादा वो सर्विस किया अगर, तो सीधा राउंड ऑफ करके 25 ले लेने का। 6 महीने तक अगर वो सर्विस किया, 24 साल 6 महीना या 24 साल 5 महीना या 24 साल 4 महीना या 24 साल 3 महीना, उतना तक तो ठीक है, उतना तक तो आप 24 ले सकते हो राउंड ऑफ करके। लेकिन मान लो कि 24 साल 7 महीना सर्विस किया वो, या 24 साल 8 महीना सर्विस किया, 24 साल 9 महीना सर्विस किया, उस केस में आप सीधा 25 लोगे, ठीक है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखिए, यहां पे वो सर्विस किया 24 साल 4 महीना, अगर 24 साल 4 महीना करता है या 24 साल 3 महीना करता है या 24 साल 5 महीना करता है, तब तो आप 24 ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तब तो आप प्रीवियस वाला वैल्यू ले लोगे। अगर 24 साल 6 महीना भी करता है तब आप 24 ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो 24 साल 7 महीना या 8 महीना या 9 महीना अगर वो लेता है, तो आप सीधा का सीधा राउंड ऑफ करके 25 साल करोगे। क्लियर है? राउंड ऑफ करके 25 साल लोगे आप। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पोगा एम्प्लॉय इफ फ्रैक्शन ऑफ मंथ इज मोर देन 6 मंथ, अगर फ्रैक्शन ऑफ मंथ मोर देन 6 मंथ रहे तो हम लोगों को राउंड ऑफ करना है। हम लोगों को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। यानी अगर 24 साल 7 महीने किसी ने सर्विस कंप्लीट किया है तो सीधा का सीधा 25 साल। अगर 24 साल 4 महीने किसी ने सर्विस किया तो 24 साल। राउंड ऑफ करना है, आप मंथ में नहीं लिख सकते, राउंड ऑफ करना है सीधा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नॉन पोगा एम्प्लॉयज के केस में क्या है। नॉन पोगा एम्प्लॉयज के केस में चाहे 24 साल 4 महीना हो, चाहे 24 साल 8 महीना हो, चाहे 24 साल 6 महीना हो, आप लोगों को राउंड ऑफ करके 24 साल ही करना है। 8 महीना हो, 4 महीना हो, 6 महीना हो, 9 महीना हो, कुछ भी हो,
नॉन पोगा एम्प्लॉयज के केस में आप लोगों को 24 साल ही करना है, सीधा सा बात है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है आपको, समझे? तो ये है रूल्स, ये है पोगा एम्प्लॉयज और नॉन पोगा एम्प्लॉयज के रूल्स। तो पोगा एम्प्लॉयज के रूल्स में ये कहता है कि अगर किसी ने सर्विस किया 24 साल 8 महीना या 9 महीना तो सीधा का सीधा 25 साल ले लेने का। 6 महीना से ज्यादा अगर मान लो सर्विस किए हो तो सक्सीडिंग वैल्यू लेने का। अगर 6 महीना से कम या 6 महीना सर्विस किए हो तो ये प्रीसीडिंग वैल्यू लेने का। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार बैक करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं पेंशन का। पेंशन कि पेंशन जो मिलता है, क्या पेंशन टैक्सेबल है या नहीं है? क्या पेंशन पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? जरा समझिए आप लोग। सबसे पहला है अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब बेटा मंथली पेंशन, जो पेंशन आपको मंथली वे में मिलता है, जो हर महीने मिलता है। किसी कर्मचारी को ना बेटा मंथली पेंशन मिलता है, हर महीने पेंशन मिलता है, हर महीने आपको पेंशन मिलता है। अगर आपका पेंशन जो है वो अनकम्यूटेड पेंशन है, सुनिए, अनकम्यूटेड पेंशन मतलब मंथली पेंशन, हर महीने आपको पेंशन मिल रहा है, तो वो टैक्सेबल है। वो टैक्सेबल है, चाहे आप कोई भी एम्प्लॉय हो, वो टैक्सेबल है। अगर मान लो आपको मंथली पेंशन मिल रहा है बेटा तो वो टैक्सेबल है तो है। अगर आपको लमसम पेंशन मिल रहा है, लमसम पेंशन मतलब एक ही बार में बेटा 50 लाख मिल गया, एक ही बार में 1 करोड़ मिल गया, अगर आपको लमसम पेंशन मिल रहा है, लमसम। ऐसा होता है ना, ग्रैंडफादर को देख लो, पापा को देख लो, अगर वो सरकारी नौकरी करते हैं तो 60 साल के एज में या 65 साल के एज में उनको लमसम पेंशन मिलने वाला है ना। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप एक सरकारी दामाद हो, सरकारी दामाद, तो फुली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो जो पेंशन है वो पूरा का पूरा फुली एग्जेम्प्ट है, फुली एग्जेम्प्ट। अगर आपने ग्रेचुइटी रिसीव किया, अगर आप मान लो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, अगर आप ग्रेचुइटी रिसीव किए हो तो आपका जो एग्जेम्प्ट अमाउंट रहेगा वो टोटल पेंशन इंटू 1/3 रहेगा। अगर आपने ग्रेचुइटी रिसीव किया है तो उस आपका जो एग्जेम्प्ट अमाउंट रहेगा वो टोटल पेंशन इंटू 1/3 रहेगा। अगर आपने ग्रेचुइटी रिसीव नहीं किया है आपने ग्रेचुइटी रिसीव, तो आपका जो एग्जेम्प्ट अमाउंट रहेगा वो टोटल पेंशन इंटू 1/2 रहेगा। ठीक है, मतलब छूट कितना मिलेगा, कितने अमाउंट का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये बता रहे हैं आपको। अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पूरा का पूरा फुली एग्जेम्प्ट है। अगर ग्रेचुइटी आपने रिसीव किया है तो आपका जो एग्जेम्प्ट अमाउंट है वो टोटल पेंशन इंटू 1/3 है। अगर ग्रेचुइटी अभी तक रिसीव नहीं किए हो तो टोटल पेंशन इंटू 1/2 है। ठीक है, ओके। बात करते हैं लीव सैलरी का। लीव सैलरी का मतलब जिस दिन छुट्टी था, छुट्टी के दिन काम करना। छुट्टी के दिन काम किया तूने, छुट्टी के दिन काम किया तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए ना। बहुत लोग छुट्टी के दिन जो काम करते हैं उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ना, उसको बोलते हैं लीव सैलरी। तो क्या लीव सैलरी भी टैक्सेबल है? लीव सैलरी पे भी टैक्स लेगा? यहां पे सरकार बोलती है हाँ, लीव सैलरी पे भी मैं टैक्स लूंगा। अगर लीव सैलरी आप एम्प्लॉयमेंट के दौरान रिसीव करते हो, आप कमा रहे हो, आप हर महीने रिसीव कर रहे हो लीव सैलरी, तो फुली टैक्सेबल है। मान लो होली का दिन है, दिवाली का दिन है, कुछ भी फेस्टिवल्स है, उस दिन भी आप काम किए हो तो उस दिन का कुछ सैलरी होना चाहिए ना। अगर मान लो एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही आप लीव सैलरी ले रहे हो तो वो फुली टैक्सेबल। ठीक है, लेकिन आप लोग रिटायरमेंट के वक्त वो सैलरी ले रहे हो। मान लो कि रिटायरमेंट के वक्त वो सैलरी ले रहे हो, जब आप रिटायर हो गए तब जाके आपको सारा का सारा लीव सैलरी मिला है, कितना एक्स्ट्रा काम किया उसके बेसिस पर तुमको सैलरी मिला है, तो उस पे ना एग्जाम्शन है, उस पे एग्जाम्शन है। रिटायरमेंट के वक्त अगर लीव सैलरी लेते हो तो उस पे एग्जाम्शन है, अगर एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में लेते हो तो पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, फुली टैक्सेबल है, कुछ भी छूट नहीं। ठीक है, अगर तुम रिटायरमेंट के वक्त मान लो, सुनो जरा ध्यान से, रिटायरमेंट के वक्त मान लो अगर तुम लीव सैलरी लेते हो, तो अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सरकारी नौकरी करने वाले हो, तब तो तुम्हारा मौज ही मौज है बेटा, फुली एग्जाम्प्ट, कुछ भी टैक्स नहीं। ठीक है, अगर सरकारी नौकरी करने वाले हो, सरकारी दामाद हो, तो फुली एग्जाम्प्ट, कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी टैक्स नहीं देना। लेकिन तुम अगर अदर एम्प्लॉय हो, अदर एम्प्लॉय मतलब दूसरे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय, अगर तुम प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो यहां पे 4 चीज देखा जाएगा। 4 चीज में जो सबसे लोअर रहेगा वो ले लिया जाएगा।
चार चीज में जो सबसे लोअर रहेगा, यहां पे चार चीज देखा जाएगा, चार चीज में जो सबसे लोअर रहेगा वो ले लिया जाएगा। सबसे पहला चीज लीव क्रेडिट, लीव क्रेडिट मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, सब बताएंगे लीव क्रेडिट क्या होता है। इसके बाद सेकंड 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, इसके बाद एक्चुअल अमाउंट कितना तुमने रिसीव किया, और फोर्थ में देखा जाता है मैक्सिमम 25 लाख। ये चार चीज देखा जाएगा, चार चीज में जो सबसे कम रहेगा वो ले लिया जाएगा। लीव क्रेडिट कैसे निकालते हैं वो सब चीज हम लोग बताएंगे आपको। अदर एम्प्लॉयज के लिए जरा देखिए ध्यान से, अदर एम्प्लॉयज के लिए आप लोग को चार चीज देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा लीव क्रेडिट, अब कैसे निकालते हैं वो बताएंगे, इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिएगा वो 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम 25 लाख। इनमें से जो छोटा अमाउंट रहेगा, इनमें से जो छोटा अमाउंट रहेगा, छोटा अमाउंट वो ले लेने का, ठीक है। अब ये बताइए भैया लीव क्रेडिट निकाले तो निकाले कैसे, लीव क्रेडिट निकाले कैसे, लीव क्रेडिट कैसे निकाल सकते हैं। लीव अलाउड, कितना छुट्टी अलाउ था और कितना तुमने लीव लिया, कितना छुट्टी अलाउ था लेकिन कितना तुमने लीव लिया एक्चुअली। मान लो कि मेरे ऑफिस ने मेरे को 100 दिन का छुट्टी अलाउ किया था, 100 दिन का, 100 डेज का छुट्टी अलाउ किया था हमको, 100 डेज का छुट्टी अलाउ किया था, लेकिन हमने सिर्फ यहां पे 50 दिन का लीव लिया था और 50 दिन हमने काम किया था। तो ये 50 दिन का हमको सैलरी मिलना चाहिए ना बेटा। हमने 50 दिन का लीव लिया था और 50 दिन का हम काम किए थे, तो 50 दिन का तो हमको सैलरी मिलना चाहिए ना। लेकिन लीव सैलरी आपको 50 दिन का नहीं मिल सकता, लीव सैलरी आपको मैक्सिमम 30 डेज का मिल सकता है। ये ट्विस्ट है, लीव सैलरी आपको 50 दिन का नहीं मिलेगा, लीव सैलरी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 डेज का मिलेगा, 30 डेज का, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ऑफिस वाले ने मुझे लीव अलाउ किया था सर 60 डेज का, ठीक है। हमने एक्चुअली में लीव कितना लिया है, हमने एक्चुअली में बस 5 लीव लिए हैं, यानी सर 55 डेज का हमने काम किया है, 55 डेज का हमने काम किया। तो तुमने काम जरूर 55 डेज का किया है, लेकिन तुमको मैक्सिमम 30 डेज का लीव सैलरी मिलेगा। यानी ज्यादा काम भी करना सेहत के लिए हानिकारक है। ओके, समझ पा रहे हो ना, ज्यादा काम भी करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो लीव क्रेडिट कैसे निकाल सकते हैं, लीव अलाउड माइनस लीव टेकन, लीव कितना अलाउ किया गया था और लीव तुमने कितना लिया है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा काम मत करो। अगर मान लो 60 डेज का लीव अलाउ किया गया है, अगर तुम 40 डेज लीव लिए हो और 20 दिन तुमने काम किया है, तो 20 दिन का तुमको सैलरी मिल जाएगा आराम से, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम तुमको 30 दिन का ही सैलरी मिल सकता है, 30 दिन का ही लीव सैलरी मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं, समझे। अगर आप लोगों को लीव सैलरी निकालना पड़े, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फिर तो फुली एग्जाम्प्ट है, लेके जाओ भाई, लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेके जाओ, ठीक है। अगर आप अदर एम्प्लॉय हो, तो यहां पे 4 चीज देखा जाता है। सबसे पहले लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, ठीक है। सेकंड चीज देखा जाता है सर ये 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ है। फिर थर्ड चीज देखा जाता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। यहां पे वो देखा जाता है मैक्सिमम 25 लाख, ठीक है। जो सबसे छोटा रहेगा वो आप लोगे। क्लियर है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप एकदम टेंशन मत करो। बात करते हैं अलाउंसेस का, कि क्या क्या अलाउंसेस आप लोगों को मिलती है। अलाउंसेस पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है, सुनिए ना। हम लोग बात करेंगे ऑफिस से जितना भी अलाउंसेस मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, अंडरग्राउंड अलाउंसेस जो मिलती है, जो आपको बेनिफिट्स मिलती है ऑफिस से, क्या उस पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है। अगर टैक्स भी लगता है तो एग्जम्पशन कितना है, कितना एग्जम्प्ट अमाउंट है, कितना अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता है, कितना अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता है। तो अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे अभी। अलाउंसेस क्या होता है, कितने टाइप के अलाउंसेस होते हैं, जरा समझिए। इसके बाद पूरा मक्खन हो जाएगा, मैं वापस से बोल रहा हूं, इसके बाद पूरा मक्खन हो जाएगा, जरा समझिए अलाउंसेस। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कम्युनिटेशन अलाउंसेस। क्या सर, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ये कम्यूटेशन अलाउंसेस। सो कम्यूटेशन अलाउंसेस और कुछ नहीं बेटा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है। जब कम्यूटेशन अलाउंसेस लिखा रहे, आप ये समझना कि ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है। यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मतलब क्या सर, कहीं पर भी घूम सकते हैं क्या, शिमला मनाली कहीं पे भी जा सकते हैं क्या, नहीं।
ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपके जो ऑफिस आपको प्रोवाइड करते हैं वो घर से ऑफिस के लिए और ऑफिस से घर के लिए। ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड के घर में चले गए, बाबू के घर में चले गए, नहीं, वो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको ऑफिस के तरफ से कम्यूटेशन अलाउंसेस मिल रहा है तो आप बाबू के घर में चले गए, गर्लफ्रेंड के घर में चले गए, नहीं, वैसा नहीं। ठीक है, तो सुनो, ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है ये ऑफिस के तरफ से आपको मिलता है, घर से ऑफिस के लिए और ऑफिस से घर के लिए। तो भैया इस पे टैक्स लगेगा? मैं बोलूंगा जी बिल्कुल टैक्स लगेगा। लेकिन आप अगर हैंडीकैप्ड हो, अगर आप डीफ हो, अगर आप ब्लाइंड हो, तो आपको एग्जामिशन मिलेगा मैक्सिमम 3200 पर मंथ का। अगर कोई हैंडीकैप्ड है, अगर कोई डीफ है, अगर कोई ब्लाइंड है, तो मैक्सिमम 3200 पर मंथ का एग्जामिशन मिलेगा बेटा। इधर ऑफिस अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस प्रोवाइड कर रहा है, यानी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, लेकिन बेटा अगर हैंडीकैप्ड हो, डीफ हो या ब्लाइंड हो, तो आपको मैक्सिमम 3200 ये पर मंथ का एग्जामिशन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, समझे आप लोग? और मान लो कि नॉर्मल पर्सन है, तो नॉर्मल पर्सन को पूरा का पूरा टैक्स ही भरना पड़ेगा, उसका कोई छूट नहीं है। नॉर्मल पर्सन हो आप अगर मान लो, तो उसको पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, कोई छूट नहीं है उसका। ठीक है, बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। मान लो कि आपके बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ अलाउंसेस दिए हैं। अगर आपके ऑफिस ने आपके बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ अलाउंसेस दिए हैं, तो मैक्सिमम कितना छूट है, कितने पे टैक्स नहीं लगेगा, कितने पे टैक्स नहीं लगेगा? तो मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ठीक है, अगर आपके ऑफिस ने आपके बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए अलाउंसेस देते हैं, तो कितना अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, कितना अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा? तो मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 2 से ज्यादा बच्चों पर एग्जामिशन नहीं ले सकते आप। 2 से ज्यादा बच्चों पे एग्जामिशन, मान लो आपके 4 बच्चे हैं, तो आपको आपके 2 बच्चे को ही एग्जामिशन मिल सकता है लास्ट टू लास्ट, वो भी 100 पर मंथ, वो भी पर चाइल्ड। ठीक है, इसके बाद यहां पे चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस देखिए, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस यहां पे कितना एग्जामिशन मिलेगा? मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, 2 से ज्यादा बच्चा नहीं। ठीक है, इसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंसेस, अगर अंडरग्राउंड अलाउंसेस है तो मैक्सिमम 300 पर मंथ, मैक्सिमम 300 पर मंथ। इसके बाद ट्राइबल एरिया अलाउंसेस, ट्राइबल एरिया अलाउंसेस है तो मैक्सिमम 300 पर मंथ। क्लियर है? इसके बाद देखिए, अगर आपके ऑफिस और भी ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के लिए अलाउंसेस देते हैं कि बस, ऑटो, टैक्सी, जहां कहीं भी जाना हो वहां के लिए भी आपको अलाउंसेस देते हैं। मान लीजिए आपको आपके गर्लफ्रेंड के घर में जाना है, आपको आपके बाबू के घर में जाना है, वहां के लिए भी अलाउंसेस देते हैं आपके ऑफिस, तो उस पे ना एग्जामिशन है। जरा समझिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉइज फॉर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, मतलब आप पार्क जाना चाहते हो, आप मंदिर जाना चाहते हो, आप घूमने जाना चाहते हो, उसके लिए अगर मान लीजिए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया गया है ऑफिस की तरफ से, तो उस पर कितना एग्जामिशन है, उस पर आप यहां पे 2 चीज देखोगे, और 2 चीज में जो सबसे कम रहेगा उसको आप लोगे। सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड इंटू 70%। अमाउंट मान लो मुझको 10,000 मिला है, तो 10,000 का 70% आपका एग्जाम्प्ट रहेगा, यानी 7,000 जो है आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। और सेकंड वाला चीज आप देखोगे कि 10,000 पर मंथ। तो जो इन दोनों में लोअर रहेगा, जो इन दोनों में लोअर रहेगा वो आप लोगे। ठीक है, वो आप लोगे यहां पे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जितने भी अलाउंसेस आप देख रहे हैं 7 to 12 में, कि ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंसेस, कन्वीनियंस अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, अलाउंसेस ऑन रिसर्च, तो ये जो एग्जाम्प्ट अमाउंट रहेगा ना आपका, वो अमाउंट स्पेंड, इस पे आप जितना भी खर्चा करो आपका टैक्स नहीं लगेगा। इस पे आप जितना खर्चा करो इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस पे जो भी खर्चा करो, जो भी अलाउंसेस आपको मिले हैं, जितना आप खर्चा करो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 7 से लेके 12 तक, यानी ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंसेस, कन्वीनियंस अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, अलाउंसेस ऑन रिसर्च, इस पे आप कितना खर्चा करो उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अच्छा आइए बात करते हैं अब एचआरए के बारे में। एचआरए के बारे में बात करते हैं। एचआरए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस। आपको कभी कभी ऑफिस आपको हाउस रेंट अलाउंसेस प्रोवाइड करेगा। आप जिस घर में रहते हो ना, उस घर का रेंट दे देगा। ठीक है,
उस घर का रेंट का पैसा दे देगा, उस घर का रेंट का पैसा दे देगा कि भाई तू एकदम नया नया शहर में आया है, नया नया काम करने आया है, तो मैं एक काम करता हूं, हाउस रेंट अलाउंसेस दे देता हूं। ये बड़ा बड़ा जो सीए लोग रहता है या बड़ा बड़ा जो अफसर लोग रहता है ना, उनको मिलता है एचआरए, ठीक है, आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये बड़ा बड़ा जो अफसर लोग रहेगा उन लोगों को मिलता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि 20,000 का सैलरी है ये सब मिल जाएगा, ये सब अलाउंसेस मिल जाएगा, नहीं, ठीक है। अलाउंसेस भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्तर का आदमी है वो। चलिए, एचआरए के लिए आपको मान लीजिए ऑफिस ने हाउस रेंट अलाउंसेस दिया 50,000 का, हर महीने 50,000 देता है कि आप जहां कहीं भी रह सकते हो, तो उस पर क्या टैक्स लगेगा या टैक्स नहीं लगेगा? कितना एग्जाम्शन है, कितना एग्जाम्शन नहीं है, जरा समझिए आप। आपको सबसे पहले तो लेना है 40% या 50% ऑफ सैलरी। ये बताऊंगा कि 40% कब लेना है, 50% कब लेना है, जरा समझिए ध्यान से, जरा शांतो भाई शांतो। 40% या 50% ऑफ सैलरी। अब सैलरी कैसे निकालना है इसमें, सैलरी कैसे निकालना है इसमें, सैलरी आपको निकालना है बेसिक प्लस डीए प्लस ये कमीशन, नहीं कि कमीशन ऑन टर्म्स आपको निकालना है, ठीक है। बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन आप जोड़ दीजिएगा, तब जाके आपका सैलरी निकलेगा। यहां पे 40 या 50% ऑफ सैलरी, सैलरी कैसे आप निकालोगे? बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है। इसको आप करिएगा तब जाके आपका सैलरी निकलेगा। यहां सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए, डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है। इसको आप जोड़िएगा तब जाके आपका सैलरी निकलेगा, 40% या 50% ऑफ सैलरी। इसके बाद आप देखिएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअली आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। इसके बाद आप देखिएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो सबसे लोअर रहा, जो सबसे छोटा रहा, उसको आप ले लीजिएगा एचआरए, ठीक है। ये 5 मार्क्स का आ सकता है, ये आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का आ सकता है। हाउस रेंट अलाउंसेस जो मिलता है ऑफिस की तरफ से, उसमें आपको 3 चीज देखना पड़ता है एग्जामिनेशन के लिए, उसमें आपको 3 चीज देखना पड़ता है। सबसे पहले तो सर 40 या 50% ऑफ सैलरी, सैलरी कैसे निकाले सर? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस वो मतलब कि कमीशन इन टर्नओवर, ठीक है। दूसरा वाला चीज एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है। जब सम्स कराऊंगा तब सब क्लियर हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो आप। और तीसरा आपको देखना पड़ता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी कैसे निकाले सर? सैलरी निकालने का सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा सर, यहां पे जो ऊपर में आपने लिखा है 40% या 50%, ये बताइए 40% कब यूज करना है और 50% कब यूज करना है? ये बताइए सर 40% कब यूज करना है और 50% कब यूज करना है? बेटा 50% तब यूज करना जब आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, जैसे मान लो कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ठीक है। 50% तब यूज करना जब आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, मेट्रो सिटी में। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो तब आप 50% यूज करना, 40% तब यूज करना जब आप अदर सिटीज में रह रहे हो, ठीक है। क्लियर है इतना? क्लियर है ना भाई? 50% तब यूज करना जब आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, 40% तब यूज करना जब आप अदर सिटीज में रह रहे हो, ठीक है। और ऑल अदर अलाउंसेस, जितना भी फालतू का अलाउंसेस दिया हुआ है, जितना भी अलाउंसेस और भी दिए हुए हैं, सारे के सारे फुली टैक्सेबल होते हैं, सारे के सारे फुली टैक्सेबल होते हैं, फुली टैक्सेबल होते हैं। क्लियर है? तो ये सब सारे अलाउंसेस हम लोग ने कवर कर लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो एक बार बैक करके एक आराम से देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको याद करने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे परक्यूजिट्स का। इसके बाद हम लोग सम्स करेंगे, सम्स करेंगे भाई, चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग, सम्स करेंगे, सब सम्स करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे परक्यूजिट्स का। परक्यूजिट्स, कितने सारे परक्यूजिट्स है, क्या नहीं है, सब चीज के बारे में बात करेंगे। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों, जो कि है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। प्रोविडेंट फंड क्या होता है समझिए जरा ध्यान से। ये एक डब्बा है। प्रोविडेंट फंड जब भी आपको बोले, जब भी आपको कोई भी बोले कि प्रोविडेंट फंड क्या है, तो आप जस्ट बता देना कि ये एक डब्बा है। एक मिनट यार, जब भी आपको पूछे कि प्रोविडेंट फंड क्या है तो आप एक्सप्लेन कर देना कि ये एक डब्बा है। इस वाले डब्बे में एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा डालता है और एम्प्लॉय भी कुछ पैसा डालता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि ये एक डब्बा होता है, इस डब्बे में एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है और एम्प्लॉय भी पैसा डालता है।
और लास्ट में एम्प्लॉय को एक लमसम अमाउंट मिलता है। लमसम एक 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ऐसा वाला अमाउंट मिलता है। आप सुने होगे ना अपने दादाजी का केस, अपने पापा का केस, कि प्रोविडेंट फंड मिलेगा दादाजी को। आप सुने हो ना कि पीएफ कटता है मेरा सैलरी से हर महीना पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड एक डब्बा होता है, उस डब्बे में एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, एम्प्लॉय भी पैसा डालता है, एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है और एम्प्लॉय भी पैसा डालता है। और एक लम सम अमाउंट रिसीव होता है एम्प्लॉय के रिटायरमेंट पर। एम्प्लॉय जब रिटायर होने लगता है तब एक लम सम अमाउंट रिसीव होता है बेटा, लम सम अमाउंट। क्लियर है? उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। अब देखिए, अब प्रोविडेंट फंड के बहुत सारे टाइप्स हैं। अब जो टाइप आपके क्वेश्चन पेपर में छपे हुए रहेंगे वही टाइप आप करोगे। तो प्रोविडेंट फंड बहुत सारे टाइप है, प्रोविडेंट फंड के बहुत सारे टाइप है। सबसे पहला टाइप है बेटा जी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, बस इतना याद रखना कि क्वेश्चन पेपर में ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड अगर दिया हुआ रहेगा, दिया नहीं रहेगा, कभी नहीं देता है, तो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। ये क्या रहेगा? पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। ये एग्जेम्प्ट रहेगा, पूरा एग्जेम्प्ट, ये पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। ये सब पढ़ने का कोई दरकार नहीं है। अगर क्वेश्चन पेपर में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है तो ये समझ जाना उसी क्षण ये पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। पूरा एग्जेम्प्ट है, पूरा एग्जेम्प्ट है। आपको टैक्स उस पर नहीं भरना पड़ेगा, उस पर टैक्स आपको भरना ही नहीं पड़ेगा, पूरा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, चलिए। अगर क्वेश्चन में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बात किया गया है, आरपीएफ का बात किया गया, आरपीएफ मतलब सर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यही आता है क्वेश्चन पेपर में, जरा समझिए आप लोग। अगर क्वेश्चन में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बात किया गया है तो जरा समझिए, ये एक डब्बा है, ये डब्बा में एम्प्लॉयर भी डालता है और एम्प्लॉय भी डालता है। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आरपीएफ है, ये जो प्रोविडेंट फंड है, यहां पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है या नहीं लेना है। ये बात समझिए आप लोग कि एम्प्लॉयर का तो कंट्रीब्यूशन हर महीने ही चल रहा है। हर महीने वो जो सैलरी लेता है, मान लीजिए एम्प्लॉयर का सैलरी है 20,000, यहां पे एम्प्लॉयर का सैलरी है 20,000 यहां पे मान लीजिए, तो हर महीने उसका सैलरी में से तो 1,000 प्रोविडेंट फंड के नाम पे तुम काट ले रहे हो। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहां पे इग्नोर करेंगे, बिकॉज एम्प्लॉय ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इसको इग्नोर करेंगे। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इग्नोर करेंगे बिकॉज एम्प्लॉय का तो कंट्रीब्यूशन हर महीने ही हो रहा है, हर महीने वो कर रहा है, हर महीने तुम काट ले रहे हो 1,000 करके। उसका सैलरी मान लो 20,000 है, 1,000 काट रहे हो ना पीएफ के नाम पे, और 19,000 उसको इन हैंड दे रहे हो, 19,000 इन हैंड दे रहे हो उसको, तो वो तो हर महीने ही कंट्रीब्यूट कर ही दे रहा है। तो एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन जो है वो इग्नोर करने का, क्या करने का? इग्नोर करने का। ठीक है, इग्नोर करने का, बिकॉज एम्प्लॉय ऑलरेडी भर रहे हैं, अच्छा, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा सर? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर कितना टैक्स लगेगा? अप टू 12% ऑफ सैलरी, एग्जाम्पशन है। ठीक है, एम्प्लॉय जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा, मान लो एम्प्लॉय ने 50,000 कंट्रीब्यूट किया, तो अप टू 12% ऑफ सैलरी इसका एग्जाम्पशन मिलेगा आपको, अप टू 12% ऑफ सैलरी, बेसिक प्लस डी इन टर्म्स और ये कमीशन इन टर्नओवर। ठीक है, तो एम्प्लॉयर अगर कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो एम्प्लॉयर को एग्जाम्पशन मिलेगा अप टू 12% ऑफ सैलरी, अच्छा बेटा, एक बात और सुनो, ये जो आरपीएफ है इस पे तो इंटरेस्ट भी मिलेगा ना। ये जो आरपीएफ है, ये जो प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जम रहा है 50 लाख 60 लाख हो चुका है, इस पे तो इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो क्या इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगने वाला है एम्प्लॉय का? क्या इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगने वाला है एम्प्लॉयर का? उस चीज के बारे में समझो। क्या एम्प्लॉय इंटरेस्ट पे टैक्स देगा या नहीं देगा? जी बिल्कुल देगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इंटरेस्ट पे टैक्स देगा, एग्जाम्पशन मिलेगा उस पे 9.5% का, 9.5% का एग्जाम, अप टू 9.5% पर एनम। ठीक है,
ये जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 9.5% तक का एग्जम्पशन मिलेगा। 9.5% तक का क्या मिलेगा? एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगेगा, लेकिन 9.5% का क्या एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सब हम समझाएंगे, पूरा प्रॉपर्ली समझाएंगे। सम्स जब करोगे ना तब पूरा प्रॉपर्ली हम आपको समझा देंगे। यहां पे देखिए, यहां पे रूल्स लिखा हुआ है, लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आरपीएफ इज एग्जेम्प्ट इफ एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड सर्विस ऑफ 5 years और मोर। अगर एम्प्लॉय ने 5 साल या 5 साल से ज्यादा सर्विस किया है तब जाके ही लमसम अमाउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर एम्प्लॉय ने 5 साल या 5 साल से ज्यादा सर्विस किया है तब जाके आपको आरपीएफ का लमसम अमाउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मान लो एक ऐसा एम्प्लॉय है जो 1 साल काम किया, फिर वो छोड़ दिया नौकरी, फिर दूसरा साल काम किया, फिर छोड़ दिया नौकरी, इस तरीके से नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय 5 साल तक काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में और उसको आरपीएफ मिल रहा है, तो 5 साल के बाद ही उसको लमसम अमाउंट मिलना स्टार्ट होगा। अगर 5 साल वो काम नहीं किया तो उसको लमसम अमाउंट नहीं मिलेगा। सीधा सा बात है, उसको लमसम अमाउंट क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, ये तो था बेटा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे अप टू 12% ऑफ सैलरी इसका एग्जेम्प्ट रहेगा, अप टू 12% ऑफ सैलरी इसका एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट जो मिलता है आरपीएफ पे, जो इंटरेस्ट मिलता है बेटा, उस पे 9.5% का एग्जम्पशन मिलेगा। 9.5%, अप टू 9.5% का एग्जम्पशन मिलेगा। बस इतना याद रखिएगा आप लोग कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, सुनिए, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा उस पे उसको 12% ऑफ सैलरी का एग्जम्पशन मिलेगा। 12% ऑफ सैलरी का एग्जम्पशन मिलेगा। और यहां पे सैलरी कैसे निकालता है? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन इन टर्नओवर। ठीक है, और एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ जो मिलेगा, उस पे 9.5% का एग्जम्पशन है। बस इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं, इतना याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बात करते हैं आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो ये जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, इसमें एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर को कोई भी कंट्रीब्यूशन का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को तो आप इग्नोर ही करते हो, ऑलरेडी इग्नोर ही करते हो, बिकॉज एम्प्लॉय तो ऑलरेडी भर रहा है, हर महीने तो सैलरी में से कट रहा है उसका 1,000 करके। इंटरेस्ट को भी आप एग्जेम्प्ट मान लेते हो यहां पे। ठीक है, इंटरेस्ट जो मिलता है आपको उसको भी आप एग्जेम्प्ट मान लेते हो यहां पे। ठीक है, लेकिन सर ये टैक्स कब लगेगा? सर टैक्स यहां पे तब लगेगा जब आप लमसम अमाउंट रिसीव करोगे। बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, जहां पे हर जगह आपको एग्जम्पशन ही एग्जम्पशन मिलेगा, एग्जम्पशन ही एग्जम्पशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जम्प्ट ही एग्जम्प्ट है, फुली एग्जम्प्ट। लेकिन आप जब लमसम अमाउंट रिसीव करोगे, लमसम अमाउंट, जब आप लमसम अमाउंट रिसीव करोगे तब जाके आपको टैक्स लगेगा भैया, तब जाके आपका टैक्स लगेगा। लेकिन भैया एम्प्लॉय तो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा था, एम्प्लॉय का तो ऑलरेडी महीने महीने में सैलरी कट रहा था, इसलिए एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप इग्नोर कीजिए। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप इग्नोर कीजिए। लेकिन सर एम्प्लॉय को तो इंटरेस्ट भी मिला है, बिकॉज वो जो प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड पे तो इंटरेस्ट भी मिलता है, 50-60 लाख रुपए जम गया, उस पे तो इंटरेस्ट भी मिला है, तो क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल रहेगा? मैं बोलूंगा जी बिल्कुल। एम्प्लॉय को जो इंटरेस्ट मिला है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है, तो उस इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा और टैक्सेबल अंडर आईएफओएस रहेगा, वो आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, और एक बात है कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर का जो इंटरेस्ट है वो आपको भरना पड़ेगा टैक्सेबल अंडर सैलरी। एम्प्लॉयर ने तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था और एम्प्लॉयर को जो इंटरेस्ट मिला है उसके लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो वो टैक्सेबल होगा अंडर सैलरी। वो टैक्सेबल होगा क्या? अंडर सैलरी। ठीक है, तो बेसिकली आप सबके एग्जामिनेशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? आप सबके एग्जामिनेशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, जरा समझ के रखो आप सबके एग्जामिनेशन के लिए आरपीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ, बस आपको इतना याद रखना है कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे अप टू 12% ऑफ सैलरी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। इंटरेस्ट जो मिला है, इंटरेस्ट और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पे आपको 9.5% का एग्जाम्पशन मिलेगा। 9.5% पर एनम का एग्जाम्पशन आपको मिलेगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे। ठीक है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे अप टू 12% ऑफ सैलरी आपको एग्जाम्पशन में है। ठीक है, क्लियर है? बस ये 2 चीज आपको याद रखना है और कुछ नहीं। बात करते हैं बेटा परक्यूजिट्स के बारे में।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, परक्यूजिट्स के बारे में बात करते हैं, परक्यूजिट्स के बारे में। सो परक्यूजिट्स का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो आपको ऑफिस प्रोवाइड कर रही है। सो परक्यूजिट्स का मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। भैया अलाउंसेस तो प्रोवाइड हो ही रहा था, लेकिन परक्यूजिट्स भी प्रोवाइड हो रहा है। अलाउंसेस तो प्रोवाइड हो ही रहा था, लेकिन अब परक्यूजिट्स भी प्रोवाइड हो रहा है। सो परक्यूजिट्स का मतलब है बेटा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। इट मींस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ये परक्यूजिट्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं परक्यूजिट्स। सबसे पहला परक्यूजिट्स, लीव ट्रैवल कंसेशन। सबसे पहला बेनिफिट जो एक एम्प्लॉयर, जो एक मालिक नौकर को प्रोवाइड करता है, जो कि है लीव ट्रैवल कंसेशन। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक बहुत बड़े कंपनी में काम करते हो, तो आपके कंपनी जो है, आपकी कंपनी जो है वो ट्रैवलिंग का खर्चा करते हैं, पता है? आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग करो, आप कहीं पे भी घूमो फिरो, आपके कंपनी जो है आपके ट्रैवलिंग का खर्चा करते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा करते हैं। तो उस पर कितना एग्जाम्शन है, कितना एग्जाम्शन नहीं है, जरा समझो आप लोग ध्यान से। अगर मान लो आपके ऑफिस आपको, अगर आपके ऑफिस आपको 50,000 रुपए दिए, 50,000 रुपए कि भाई जा घूम क्या, तो क्या उस 50,000 पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? अगर लगेगा भी तो कितना एग्जाम्शन है, कितना छूट मिलेगा, कितने अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, जरा समझो आप ध्यान से। तो यहां पे लिखा हुआ है एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 5। अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हो बेटा, अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हो, अगर मान लीजिए आप अगर एयर से ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप फ्लाइट ले रहे हो, हवाई जहाज से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको कितना एग्जाम्शन मिलेगा? तो एग्जाम्शन के लिए यहां पे आपको दो चीज देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअली कितना आपको खर्चा पड़ा। इसके बाद एक इकोनॉमी क्लास का टिकट कितना है, एक इकोनॉमी क्लास का टिकट का प्राइस कितना है। जो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे लोअर रहेगा, उतना तक का आपको एग्जाम्शन मिलेगा। क्लियर है? अगर मान लो कि आप एयर से ट्रैवल कर रहे हो, अगर मान लो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको ऑफिस ने ये परक्यूजिट दिया है, भाई घूम के आ स्विट्जरलैंड, घूम के आराम से, और अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हो बेटा, तो एयर से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको यहां पे दो चीज देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, दूसरा आपको देखना पड़ेगा इकोनॉमिक क्लास का टिकट कितना है, उतने डिस्टेंस का इकोनॉमिक क्लास का टिकट कितना है। ठीक है, वहां का इकोनॉमिक क्लास का टिकट का प्राइस कितना है। जो सबसे लोअर रहेगा वो आप लोगे यहां पे, ठीक है। लेकिन आप किसी दूसरे मोड से ट्रैवल कर रहे हो, किसी दूसरे मोड से, आप मान लो एयर से ट्रैवल नहीं करो, किसी दूसरे मोड से ट्रैवल कर रहे हो, यानी सर दूसरे मोड से ट्रैवल करना मतलब रेलवे फैसिलिटी का यूज कर रहे हो। सबसे पहला तो आप रेलवे फैसिलिटी का यूज कर रहे हो। अगर मान लो आप रेलवे फैसिलिटी का यूज कर रहे हो, तो एग्जाम्प्ट अमाउंट क्या रहेगा आपका? एग्जाम्प्ट अमाउंट रहेगा सबसे पहले कि एक्चुअल कितना खर्चा लगा। सबसे पहले तो देखोगे कि एक्चुअल कितना खर्चा लगा, एक्चुअल कितना खर्चा लगा, एक्चुअल आपका कितना खर्चा लगा। और दूसरा आप देखोगे कि फर्स्ट क्लास एसी का कितना टिकट का कितना प्राइस है। उस जगह, जिस जगह आप जा रहे हो रेलवे में, आप ये देखोगे कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना लगा और फर्स्ट क्लास एसी का कितना टिकट का प्राइस है। जो सबसे लोअर रहेगा, जो लोअर रहेगा उसको ले लेने का, वही है आपका एग्जाम्प्ट अमाउंट, वही है आपका एग्जाम्प्ट अमाउंट। ठीक है, अगर मान लो रेलवे फैसिलिटी वहां तक का अवेलेबल नहीं है, मान लो कि रेलवे फैसिलिटी वहां तक का अवेलेबल नहीं है, लेकिन बस, ऑटो, टैक्सी कुछ तो अवेलेबल होगा। रेलवे फैसिलिटी अगर मान लो अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होंगे। तो दूसरा अगर कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखने का, उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखने का, और डिलक्स बस फेयर, जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का बस होता है, डिलक्स बस फेयर, उसको देखने का, उतने उतने डिस्टेंस का। ठीक है, जो सबसे कम रहेगा, जो सबसे कम रहेगा वो ले लेने का, जो सबसे कम रहेगा वो ले लेने का। ठीक है, मान लो कि जहां आप जा रहे हो वहां रेलवे फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। रेलवे फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं है, कुछ तो अवेलेबल होगा, बस, ऑटो, टैक्सी कुछ तो अवेलेबल होगा। तो हम लोग वहां पे दो चीज देखेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअली आपको कितना कितना खर्चा पड़ा, और उधर का, उतने दूर का, उतने डिस्टेंस का डिलक्स बस फेयर का प्राइस कितना है। जहां आप जा रहे हो, जहां आप जा रहे हो वहां तक का डिलक्स बस फेयर का प्राइस कितना है। जो सबसे लोअर रहेगा वही है आपका एग्जाम्प्ट अमाउंट। मान लो कि जहां पे आप जा रहे हो वो झुमड़ी तलैया ऐसी है कि वहां पे ना बस अवेलेबल है, ना टैक्सी अवेलेबल है, ना कार अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जहां पे आप जा रहे हो पता नहीं कहां जा रहे हो, जहां पे कोई ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है, आपका खुद का पर्सनल कार ही जाएगा वहां पे, या खुद का पर्सनल बाइक ही जाएगा। यहाँ पे मान लो ऐसा वाला जगह जा रहे हो आप, ठीक है।
मान लो कोई ऐसा झुमड़ी तलैया में जा रहे हो जहां पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जहां पे ना बस है, ना न, 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 न कार है, ना कुछ भी है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है ही नहीं, तो आपको यहां पे दो चीज देखना है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और फर्स्ट क्लास रेलवे एसी टिकट ऑफ सिमिलर डिस्टेंस। आपको यहां पे दो चीज देखना है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअली आपका कितना खर्चा लगा, और दूसरा आपको देखना है फर्स्ट क्लास रेलवे एसी टिकट ऑफ सिमिलर डिस्टेंस। जो सबसे कम रहेगा, जो सबसे कम रहेगा उसको आप ले लोगे, ठीक है। जो भी आप झुमड़ी झुमड़ी तो कहीं पे भी आप जा रहे हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, वहां तक का वो जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है, सिमिलर डिस्टेंस का रेलवे एसी टिकट कितना मिलता है, आप ये देखोगे सिमिलर डिस्टेंस का, उतने उतने डिस्टेंस का ही रेलवे एसी टिकट कितना होता है, रेलवे एसी फर्स्ट क्लास टिकट कितना होता है, वो देखना, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखना। जो सबसे लोअर रहेगा वो आपका एग्जाम्प्ट अमाउंट रहेगा, वो आपका एग्जाम्प्ट अमाउंट रहेगा, ठीक है। यह है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का, ठीक है। अब देखिए इसमें ना कुछ कुछ नोट्स हैं, कुछ नोट्स हैं कि एग्जाम्पशन इज अवेलेबल फॉर द ट्रैवल ऑफ एम्प्लॉय, हिज स्पाउस, हिज चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट रिलेटिव। ये एग्जाम्पशन सिर्फ एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के बच्चे के लिए, एम्प्लॉय के बीबी के लिए, और एम्प्लॉय के ब्रदर सिस्टर मदर फादर के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पशन है उसका लाभ कौन कौन उठा सकता है, उसका लाभ उठा सकता है उसका बीबी, उसका बच्चा, उसका ब्रदर सिस्टर मदर फादर, ठीक है, यही उठा सकता है, और कोई नहीं उठा सकता। मतलब आप किसी दूर के अंकल को नहीं लेके जा सकते, सॉरी, आप किसी दूर दराज के अंकल को नहीं लेके जा सकते इसमें, ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद यहां पे दिया हुआ एग्जाम्पशन ऑफ एलटीसी। ये जो लीव ट्रैवल कंसेशन है अवेलेबल है सिर्फ दो बच्चों के लिए। ये जो लीव ट्रैवल कंसेशन है अवेलेबल है सिर्फ दो बच्चों के लिए, जो कि बॉर्न ऑन एंड आफ्टर है 1/10/1998। 1 अक्टूबर 1998 के बाद सिर्फ आपके दो बच्चे होने चाहिए, सिर्फ आपके दो बच्चे होने चाहिए, फिर जाके आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, फिर जाके आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, ठीक है, फिर जाके आपको ये एग्जाम्पशन मिलेगा। ये एग्जाम्पशन लेना है तो सिर्फ दो बच्चे ही करना पड़ेगा, दो बच्चे से ज्यादा, तीन बच्चे नहीं होना चाहिए। मान लो एक इंसान का ये पहली बार में मान लो एक तो बच्चा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, और दूसरी बार में दो बच्चा हो गया। अरे पहली बार में एक बच्चा हुआ और दूसरी बार में दो बच्चा हो गया मान लो, तो क्या ये एग्जाम्पशन अप्लीकेबल है? जी बिल्कुल अप्लीकेबल है, क्योंकि दूसरी बार में तो ट्विंस हो गया ना, दूसरी बार में तो अचानक से ट्विंस हो गए। तो ये जो एग्जाम्पशन है, ये तीनों बच्चों के लिए एग्जाम्पशन अप्लाई हो जाएगा उस केस में। लेकिन मान लो कि आपके पहले बार में ही दो बच्चे हो गए, आपके पहले बार में दो ठो बच्चे हो गए, आप सेकंड बार में वापस से एक बच्चे किए, तो उस केस में अप्लीकेबल नहीं रहेगा, उस केस में अप्लीकेबल नहीं रहेगा। फर्स्ट बार में मान लो एक बच्चा हुआ, दूसरा बार में एक्सीडेंटली दो बच्चा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपके तीनों बच्चों पर एग्जाम्पशन आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कि फर्स्ट टाइम में दो बच्चे हुए आपके, और दूसरी बार आपने जोश में वापस से करने गए और एक बच्चा वापस हो गया, तो उस केस में आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, उस केस में आपको दो बच्चे का ही एग्जाम्पशन मिलेगा, 2 चिल्ड्रन का ही एग्जाम्पशन मिलेगा बेटा, ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया है। बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी का, जरा समझिए मेडिकल फैसिलिटी। अगर आपका ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है बेटा, अगर आपका ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है, सुनिए, आपका ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है, तो मेडिकल फैसिलिटी के लिए कुछ भी परक्यूजिट्स आपके ऑफिस ने आपको प्रोवाइड किया है, क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? जरा समझिए आप लोग। अगर आपका ट्रीटमेंट बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, अगर आपका ट्रीटमेंट मालिक के खुद के हॉस्पिटल में हो रहा है, मान लीजिए मालिक का खुद का हॉस्पिटल है, आप जिस मालिक के अंडर काम करते हो उनका खुद का हॉस्पिटल है, आपका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, आपका ट्रीटमेंट मालिक के खुद के हॉस्पिटल में हो रहा है, आपका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में हो रहा है, ठीक है, तो पूरा का पूरा फुली एग्जाम्प्ट है। जितना खर्चा लगा मेडिकल के लिए उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मान लो मेडिकल के लिए 5 लाख रुपए खर्चा लगा, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, अगर आपका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में हो रहा है, या आपका ट्रीटमेंट अगर मान लो एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हो रहा है, एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में हो रहा है, मान लो 5 लाख खर्चा हो, 10 लाख खर्चा हो, 15 लाख खर्चा हो, 20 लाख खर्चा हो, कितना भी खर्चा हो, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज इट इज फुली टैक्सेबल। अगर मान लो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो जितना भी मेडिकल फैसिलिटी के लिए रुपया या पैसा आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, आपको आपके ऑफिस ने प्रोवाइड किए हैं, फुली टैक्सेबल है। वो क्या है? वो फुली टैक्सेबल है, पूरा का पूरा फुली टैक्सेबल है, ठीक है। बात करते हैं
कि ट्रीटमेंट इन इंडिया आपका नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट मान लो आउटसाइड इंडिया आपका हो रहा है, ट्रीटमेंट मान लो आउटसाइड इंडिया आपका हो रहा है, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया आपका हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट का खर्चा है उस पर कितना टैक्स लगेगा, और ये जो स्टे करने का खर्चा है, ट्रीटमेंट का खर्चा है और स्टे करने का खर्चा है जो आपके ऑफिस ने आपको प्रोवाइड किए हैं, उस पर कितना टैक्स लगेगा, ये आपको आरबीआई बताएगा। ये आपको आरबीआई बताएगा। ये आपको कौन बताएगा? आरबीआई बताएगा कि भैया ट्रीटमेंट पे कितना खर्चा है और स्टे करने का कितना खर्चा है, ये आपको आरबीआई बताएगा। आरबीआई से जाके आपको पूछना पड़ेगा। आरबीआई का जो लिमिट रहेगा उतना ही, ओके। अगर आपका ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो ट्रीटमेंट का कितना खर्चा है और स्टे का कितना खर्चा है, वहां पे जाके रहना भी तो पड़ेगा, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, सब कुछ आपको आरबीआई बताएगा। आरबीआई जो प्रेस्क्राइब करेगा, जो वैल्यू प्रेस्क्राइब करेगा, उसी वैल्यू पे टैक्स लगने वाला है, ठीक है। और फिर तीसरा है कि बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवल, इट इज फुली एग्जेम्प्ट इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम इज अप टू 2 लाख। ये जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, ट्रैवलिंग का खर्चा, मान लीजिए एयर से गए आप या ट्रेन से गए, तो ये जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, अगर आपका इनकम 2 लाख से कम है, अगर आपका इनकम जो है 2 लाख से कम है, पूरा साल में आप 2 लाख से कम कमाते हो, 2 लाख से कम कमाते हो, 2 लाख, अगर पूरा साल में आप 2 लाख से कम कमाते हो, तो आपको बेनिफिट ऑफ ट्रैवल फुली एग्जेम्प्ट, पूरा का पूरा छूट, खुला छूट, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आपका, ट्रैवलिंग पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2 लाख से ज्यादा है तो अदरवाइज फुली टैक्सेबल, अदरवाइज फुली टैक्सेबल, ठीक है। अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फुली एग्जाम्प्ट। अगर 2 लाख से ज्यादा है ग्रॉस तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्शन फॉर ट्रीटमेंट इज अलाउड फॉर एम्प्लॉय। मतलब ये जो एग्जाम्शन है, ये एग्जाम्शन को अवेल कौन कौन कर सकता है, ये एग्जाम्शन को अवेल कौन कौन कर सकता है, ये एग्जाम्शन किस किस के लिए अलाउ है, ये मेडिकल फैसिलिटी, ये एग्जाम्शन किस किस के लिए अलाउ है, किस किस के लिए अलाउ है, जरा समझो। ये एम्प्लॉय के लिए अलाउ है, ये उसके बीबी के लिए अलाउ है, ये उसके बच्चे के लिए अलाउ है, ओके। ये उसके डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए अलाउड है, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। मान लीजिए मदर का आंख का ऑपरेशन करना है, कर सकते हो भाई, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, एग्जाम्शन भी मिल जाएगा तुमको, टैक्स वैक्स भी तुमको बहुत कम देना पड़ेगा, या पूरा का पूरा एग्जाम्शन मिल जाएगा, ठीक है, ओके। एग्जाम्शन ऑफ स्टेट ट्रैवल इज अलाउड ओनली फॉर 1 पेशेंट एंड अटेंडेंट। मतलब एक इंसान के साथ एक ही आदमी जा सकता है और उसी एक आदमी का एग्जाम्शन मिलेगा, सीधा सा बात है, ठीक है। मान लो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं अब्रॉड गया, बाहर गया, एक आदमी के साथ सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है, एक पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है। अगर 2 आदमी गया तो दूसरा आदमी पर एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। एक आदमी के साथ, एक पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है, ठीक है। इसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बेनिफिट इज फुली एग्जाम्प्ट। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर है तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है भाई, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और पूरा का पूरा एग्जाम्पशन मिलेगा अगर आपको कोविड-19 होकर रखा है, अगर आपको कोरोना होकर रखा है, कोरोना होकर रखा है तो पूरा का पूरा एग्जाम्पशन आपको मिलेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अगर आपको कोरोना होकर रखा है तो पूरा का पूरा एग्जाम्पशन आपको मिलेगा, कोई भी टैक्स आपको नहीं लगने वाला है। इसके बाद बात करते हैं गिफ्ट टू एम्प्लॉय। अगर मान लो कि मैं अपने नौकर को या मैं अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा हूं, तो वो गिफ्ट पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो गिफ्ट इज इन मनी है। मान लो कि मैं अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए दे दिया, खुश रहे भाई, खुश रहे, ले ले भाई, खुश रहे, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, वो फुली टैक्सेबल है। अगर मैं कितना भी पैसा दे रहा हूं, चाहे मैं 500 दे रहा हूं, 5,000 दे रहा हूं, कितना भी पैसा दे रहा हूं, तो उसका पूरा का पूरा फुली टैक्सेबल है। अगर मैं गिफ्ट्स मनी के रूप में दे रहा हूं तो फुली टैक्सेबल है। अगर मान लो गिफ्ट मैं एक काइंड के रूप में दे रहा हूं, मान लो कि एक बुक दे दिया, एक पीसी दे दिया, एक एयरपोर्ट दे दिया, मैं कोई काइंड के रूप में गिफ्ट अगर दे रहा हूं तो 5,000 का कम का है तब तो ठीक है भाई, फुली एग्जेम्प्ट। लेकिन 5,000 से ज्यादा का गिफ्ट है, मान लो 1 लाख का मैंने आईफोन दे दिया, तो उस पर टैक्स लगेगा बेटा, टैक्स तो लगेगा उस पर, ठीक है। अगर 5,000 तक का गिफ्ट है तब तो ठीक है, लेकिन 5,000 से ज्यादा का गिफ्ट है बेटा, तब तो बेटा टैक्स लगेगा लगेगा लगेगा, ठीक है। लंच फैसिलिटी का बात करते हैं, लंच फैसिलिटी का जरा समझिए। इट इज एग्जेम्प्ट इफ द वैल्यू अप टू 50 रुपीज पर मील। मतलब अगर ये पर मील का वैल्यू, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में पर मील का वैल्यू, मान लो कि लंच करने गए और लंच करने का वैल्यू मान लो सिर्फ 50 रुपए है या 50 रुपए से कम है, तो पूरा का पूरा छूट है, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट,
क्या लंच फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है आपकी ऑफिस, क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो यहां पे बोला गया है कि अगर आप मील लेने जाते हो, अगर आप मान लो लंच करने जाते हो, अगर आपका लंच जो है वो 50 रुपए से कम है, आपका पर मील का जो कॉस्ट है वो 50 रुपए से कम है, तो पूरा का पूरा फुल एग्जाम्प्ट है, फुली एग्जाम्प्ट है, फुली एग्जाम्प्ट है, ठीक है। इफ वैल्यू इज मोर देन 50 देन इन एक्सेस ऑफ 50 इज टैक्सेबल। अगर मान लो 50 रुपए से ज्यादा है, तो जो 50 रुपए से ज्यादा जितना भी अमाउंट का आपने खाया है उस पर भैया टैक्स लगेगा, ठीक है। 50 रुपए से ज्यादा जितना भी अमाउंट का आपने खाया है उस पर आपको टैक्स लगेगा। मान लो कि 150 रुपए का आप खा के आए हो, तो 50 रुपए पे तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी के 100 रुपए पे टैक्स लगेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे ये बोला है कि ऑफिस में जो आपको चाय, नाश्ता, कॉफी, ब्रेकफास्ट जो प्रोवाइड किया जाता है वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। ऑफिस में जो चाय, नाश्ता, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाता है वो टैक्सेबल नहीं है। और आप कोई ऐसा एरिया में काम करते हो जो बहुत रिमोट एरिया है, जो बहुत दिहाड़ी एरिया है, जो बहुत गांव वाला एरिया है, वहां पे अगर लंच प्रोवाइड दिया गया है, लंच प्रोवाइड किया गया है, मान लो कि कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है, मान लो कि कोई गांव में काम करते हो तुम, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा फिर। लंच इज प्रोवाइडेड एट रिमोट एरिया, मान लो बहुत रूरल एरियाज में, बहुत गांव वाला एरिया में, जहां पे कुछ भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जहां पे आपको ऑफिस आपके लिए लंच प्रोवाइड करता है, वो सब भैया टैक्सेबल नहीं है फिर, वो सब टैक्सेबल नहीं है फिर, ठीक है। अच्छा, हाउस फैसिलिटी, इस पे ना भैया अमेंडमेंट है, इस पे क्या है, अमेंडमेंट है, इसको कवर करेंगे, इस पे ना अमेंडमेंट है, इसको कवर करेंगे, जरा समझिएगा, जरा वेट कीजिएगा, सब कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। अमेंडमेंट को भी कवर करेंगे। अच्छा, आपके ऑफिस इतने अमीर है कि आपको होटल प्रोवाइड कर रहे हैं, होटल में रहा रहे हैं, ठीक है। आपके ऑफिस आपको होटल बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, होटल बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको होटल दे रहे हैं रहने को, कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज को होटल में रखेंगे, लग्जरियस होटल में रखेंगे, तो क्या इस पे टैक्स लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा। आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा? आपका टैक्सेबल अमाउंट रहेगा 24% ऑफ सैलरी, 24% ऑफ सैलरी या हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, जो सबसे कम रहेगा वो आपका टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऑफिस आपको होटल में रख रहा है, होटल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका टैक्सेबल अमाउंट क्या रहेगा? 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, जो सबसे कम रहेगा वो ले लेने का यहां पे, वो ले लेने का यहां पे, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये कार फैसिलिटी भी पेंडिंग रखना है, कार फैसिलिटी भी करवाएंगे आपको बहुत अच्छे से, कार फैसिलिटी भी करवाएंगे, अभी अभी करवाएंगे, अभी अभी करवाएंगे, ठीक है। सो कार फैसिलिटी और ये हम लोग पेंडिंग रख रहे हैं, हम लोग करवाएंगे। चलिए, ओके। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ये जो कार फैसिलिटी है और ये जो आरएफए है, हम सब समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है, लास्ट में समझाएंगे, आप पहले ये सब समझ लो। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर मान लो कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ये जो परक्यूजिट्स है उसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मान लो प्रोवाइड करता है, तो जरा समझिए, फॉर एयरलाइन एंड रेलवे एम्प्लॉय, अगर मान लीजिए आप एयरलाइन के एम्प्लॉय हो, आप एयरलाइन में काम करते हो या आप रेलवे में काम करते हो, तो ये फुली एग्जेम्प्ट है। ये क्या है? ये फुली एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा अगर आप रेलवे में काम करते हो या एयरलाइन में काम कर रहे हो। लेकिन फॉर अदर एम्प्लॉय इट इज फुली टैक्सेबल, इट इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल। अगर आप कोई दूसरे एम्प्लॉय हो जो रेलवे में, एयरलाइन में काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए टैक्सेबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई के बारे में बात करते हैं। अगर आपके ऑफिस ने, अगर आपके बॉस ने आपको गैस दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दिया है, वाटर सप्लाई दिया है, तो वो फुली टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल, पूरा का पूरा टैक्सेबल है भाई, कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है उसमें। अगर आपके ऑफिस ने आपको फ्री सर्वेंट दिया है, नौकर दिया है, फ्री का नौकर दिया है, तो फुली टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल है, पूरा का पूरा फुली टैक्सेबल है। एजुकेशन फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन फैसिलिटी, मान लीजिए अगर आपके ऑफिस ने आपको परक्यूजिट्स दिया है एजुकेशन फैसिलिटी का, जरा समझिए, फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए तो भैया फुली एग्जेम्प्ट है, फुली एग्जेम्प्ट। अगर एम्प्लॉय पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, तो भाई पढ़ो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपके ऑफिस ने आपको एजुकेशन के लिए कुछ पैसे दिए हैं, कुछ खर्चे दिए हैं, कुछ एजुकेशन करवा रहे हैं, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगता। एम्प्लॉय को जितना पढ़ना है, जितना लिखना है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फॉर चिल्ड्रन, अगर एम्प्लॉय के चिल्ड्रन की बात हो रही है, अगर एम्प्लॉय के चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो यहां पे देखिए जरा ध्यान से, इट इज एग्जेम्प्ट
इन वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज अप टू 1000 पर मंथ। 1000 हर महीने तक का एग्जामिशन मिलेगा, 1000 हर महीने तक का एग्जामिशन मिलेगा। एंड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द एम्प्लॉयर्स ओन इंस्टीट्यूशन। लेकिन एजुकेशन जो है या तो एम्प्लॉयर के खुद के इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया जाना चाहिए, या तो खुद के इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। मान लो कि एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है, मुकेश अंबानी का खुद का स्कूल है, ठीक है, मुकेश अंबानी के अंडर में काम करता हूं और मुकेश अंबानी का मान लो खुद का स्कूल है, फिर ये एग्जामिशन मुझे मिलेगा। या फिर टाइप है, टाइप एम्प्लॉयर का कुछ टाइप है, एम्प्लॉयर का किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप है, उसमें मेरे को फुल एग्जामिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ दूसरा है, अगर मान लो कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मैं ये कर रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है, अदरवाइज इट इज फुली टैक्सेबल, अदरवाइज इट इज फुली टैक्सेबल। क्लियर है? तो इट इज एग्जेम्प्ट इन वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। हर बच्चों पे 1000 तक का एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगा, 1000 तक का एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि एम्प्लॉयर का खुद का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या एम्प्लॉयर का कोई टाइप होना चाहिए, एम्प्लॉयर का कोई इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप होना चाहिए, वरना फुली टैक्सेबल है, वरना फुली टैक्सेबल है। अच्छा, मान लो कि मान लो कि भाई के बेटे, मान लो कि भाई के बेटे के लिए ये एग्जामिशन लेना है, तो नॉट एप्लीकेबल। फॉर अदर रिलेटिव इट इज फुली टैक्सेबल। कोई दूसरा रिलेटिव है, आपका खुद का बेटा नहीं है, कोई दूसरा रिलेटिव है, उसके लिए फुली टैक्सेबल है, उसके लिए फुली टैक्सेबल है। ठीक है? फॉर एनी अदर बेनिफिट इट इज फुली टैक्सेबल। ठीक है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहां पे देखिए, नेक्स्ट बोला है कि कार फैसिलिटी, जो मैं आपको करवाने वाला हूं, अभी तक मैंने कार फैसिलिटी करवाया नहीं है। नेक्स्ट बोला है कार फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी। भाई टैक्सेबल तभी होगा, कार फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी टैक्सेबल तभी होगा जब एम्प्लॉय जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। कार फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी टैक्सेबल तभी होगा जब एम्प्लॉय जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है क्या नहीं होता है मैं आप सबको बताऊंगा। अगर एम्प्लॉय नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, फिर ये फुली एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कार फैसिलिटी पे, एजुकेशन फैसिलिटी पे टैक्स तभी लगेगा जब आपका एम्प्लॉय जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। अगर आपका एम्प्लॉय नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, फिर ये फुली एग्जेम्प्ट है, फिर ये फुली एग्जेम्प्ट है, फुली एग्जेम्प्ट। ठीक है? अब बात करते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है। सर आखिरकार ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलते हैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई मैनेजर है, कोई बड़ा पोस्ट पे बैठा हुआ है, कोई बड़ा पोस्ट पे, कोई बड़ा एमडी, अरे ये कोई मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजिंग वो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई अगर मान लो डायरेक्टर है, उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कोई बहुत बड़े स्तर का आदमी है, जैसे मुकेश अंबानी, सीईओ है, सीएफओ है, जो बहुत बड़ा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है बिजनेस में, जो एम्प्लॉय बहुत बड़ा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। और किसी भी एम्प्लॉय का कैश सैलरी जो है, कैश सैलरी जो है वो मोर देन 50,000 है, वो मोर देन 50,000 है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय का कैश सैलरी जो है वो मोर देन 50,000 है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। बात करते हैं अभी हम लोग ये प्रोफेशनल टैक्स का, कि प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है। प्रोफेशनल टैक्स जरा समझने की कोशिश कीजिए। प्रोफेशनल टैक्स हर एक प्रोफेशनल को भरना पड़ता है। नॉर्मली हमारे कोलकाता में 500 से 600 रुपया हर साल लगते हैं प्रोफेशनल टैक्स में। ठीक है? हर साल लगते हैं प्रोफेशनल टैक्स में। सो प्रोफेशनल टैक्स का रूल्स क्या है जरा समझिए। प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर भरता है, प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे करता है, सुनिए, प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉय पे करता है, एम्प्लॉयर अगर पे करता है, तो इसको परक्यूजिट्स के साथ ऐड कीजिएगा। अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है, मालिक पे करता है, तो इसको परक्यूजिट्स के साथ ऐड कीजिएगा। क्या कीजिएगा? इसको ऐड कीजिएगा। लेकिन एम्प्लॉय अगर पे करता है, एम्प्लॉय अगर पे करता है तो उसको लेस कीजिएगा। ठीक है? लेस कीजिएगा, यही रूल है प्रोफेशनल टैक्स का, और कुछ नहीं। एम्प्लॉयर पे करता है तो ऐड कीजिएगा, एम्प्लॉय पे करता है तो लेस कीजिएगा। बात करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, तो फुली टैक्सेबल है, पूरा का पूरा टैक्स लगेगा आपका। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो है अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो फुली टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल। लेकिन अगर आप सरकारी दामाद हो तो कुछ आपको छूट मिलेगा, कुछ आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कुछ आपको एग्जम्पशन मिलेगा कुछ। सबसे पहले एग्जम्पशन क्या क्या मिलेगा सर?
आपको यहाँ पे तीन चीज देखना है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 5,000। जो सबसे छोटा रहेगा उतना तक का छूट मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है। इट इज फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज बट डिडक्शन इज अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यहां पे एग्जाम्पशन मिलेगा बेटा, ठीक है। यहां पे आपको तीन चीज देखना है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 5,000। जो सबसे छोटा रहेगा उसको आप ले लीजिएगा, उसको आप ले लीजिएगा। सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे ले लेना है सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे लेना है? तो सैलरी, इनकम और 50,000 जो सबसे छोटा रहेगा उसको ले लेना है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका है, ठीक है। आपका सैलरी का जितना भी इनकम है और 50,000 जो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे लोअर रहेगा उसको आपको ले लेना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन। आइए अब हम लोग को दो चीज समझना है। अब हम लोग को आरएफए समझना है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और कार फैसिलिटी समझना है, कार फैसिलिटी समझना है। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब वेरी वेरी दो टॉपिक करके इसके बाद सम्स करेंगे, दो टॉपिक्स करके इसके बाद हम लोग सम्स करने जाएंगे, ठीक है। ओके, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग करने वाले हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब कभी कभी आपके ऑर्गेनाइजेशन आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन देता है, भाई घर का भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में रहो आराम से, और तुम्हारा रेंट जो है वो परक्यूजिट्स के वे में तुम्हारे ऑफिस देंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तुमको, ठीक है, हाउस फैसिलिटी। इस पे एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, इस पे बहुत बड़ा चेंज है दोस्तों, इस पे ना बहुत बड़ा चेंज है। इसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा समझिए एक बार। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबसे पहले तो भैया पुराने नियम को पढ़ाएंगे, उसके बाद ये न्यू लॉ हमने लिखे हैं, अमेंडमेंट लिखे हैं। सबसे पहले तो पुराने नियम को पढ़ा देंगे, उसके बाद अमेंडमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, अमेंडमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये आपको फॉलो नहीं करना, वापस से बोल रहा हूं, ये आपको फॉलो नहीं करना। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जस्ट ये आपको पढ़ा रहा हूं कि अमेंडमेंट्स के साथ कंपेयर कराने के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप मान लो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मान लो एक सरकारी नौकर हो आप तुम, ठीक है, तो आपका टैक्स जो लगेगा एज पर लाइसेंस फीस लगेगा, जो कि डिसाइड करेगा कौन? गवर्नमेंट। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो टैक्स तो लगेगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन पे टैक्स तो लगेगा, लगेगा तो लगेगा, लेकिन एज पर लाइसेंस फीस लगेगा, एज पर लाइसेंस फीस, जो कि डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, जो कि डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। लेकिन अगर मान लो आप अदर एम्प्लॉयज हो, अदर एम्प्लॉयज हो, अगर मान लो आप प्राइवेट एम्प्लॉयज हो, प्राइवेट एम्प्लॉय, पुराना नियम ये कहता था कि अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपका कितना टैक्स बनता है, ये दो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। वो घर एम्प्लॉयर का खुद का है या वो घर एम्प्लॉयर ने हायर करके रखा है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है, एम्प्लॉयर का खुद का घर है, तो वो टैक्सेबल होगा 7.5% या 10% या 15% ऑफ सैलरी। मैं ये बताऊंगा कि 7.5% कब लगता है और 10% कब लगता है, 15% कब लगता है, ठीक है। अगर वो घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, वो घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो वो टैक्सेबल है 7.5% या 10% या 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। और सैलरी को कैसे कंप्यूट किया जाता है सब कुछ बताऊंगा। लेकिन वो घर बेटा अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, वो घर हायर किया है, एम्प्लॉयर ने हायर किया, एम्प्लॉयर ने आपके बदले में भाड़ा लिया है, वो घर हायर किया है एम्प्लॉय ने, तो आपको दो चीज देखना पड़ेगा टैक्सेबल अमाउंट के लिए, दो चीज देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहां पे 15% ऑफ सैलरी देखना पड़ेगा, इसके बाद हायर एक्सपेंसेस देखना पड़ेगा। 15% ऑफ सैलरी और हायर एक्सपेंसेस, जो सबसे कम रहेगा, जो सबसे छोटा रहेगा, वो आपका टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा, जो सबसे छोटा रहेगा वो आपका टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। इतना तक समझे? ये ओल्ड वाला पढ़ा रहा हूं, अमेंडमेंट वाला बाद में पढ़ाऊंगा, अमेंडमेंट वाले के साथ कंपेयर करूंगा दोस्तों। सो पहले ये नियम था कि अगर घर ओन कर रहा है एम्प्लॉय, अगर घर ओन कर रहा है एम्प्लॉयर, अगर मालिक ओन कर रहा है घर, तो आपका वो जो टैक्स लगेगा वो 7.5% या 10% या 15% ऑफ सैलरी लगने वाला है। सब बताऊंगा कि कब कब क्या क्या लगता है। लेकिन वो जो घर है वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो आपका जो सैलरी लगेगा, आपका जो वो टैक्सेबल लगेगा, वो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो 15% ऑफ सैलरी और हायर एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। जो सबसे कम रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे, वो हमारा वो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब सर ये बताइए कि पुराने नियम के हिसाब से 7.5% कब लगेगा और 10% कब लगेगा और 15% कब लगेगा? पुराना नियम ये बोलता था कि अगर आपका सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से कम है,
अगर आपका सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख तक है या 10 लाख से कम है, 10 लाख तक है या 10 लाख से कम है, तो 7.5% के लगेगा। अगर आपका सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से भी ज्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, पुराना वाला नियम बोलता है कि अगर आपका सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% लगेगा। अगर आपका सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख तक है, 10 लाख से 25 लाख तक है, तब आपका 10% लगेगा। अगर आपका सिटी का पॉपुलेशन 25 लाख से भी ज्यादा है तो 15% लगेगा। यानी ओल्ड नियम के हिसाब से हम लोग ये सेकंड वाला कैटेगरी में फॉल करते थे और ये 10% हमारा हुआ करता था, ठीक है, हमारा वो 10% हुआ करता था, ठीक है। वापस से सुन लो, हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता था, 7.5% या 10% या 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो अगर आपका जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से कम है तो 7.5% लगा करता था। अगर आपका जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज्यादा लेकिन 25 लाख से कम है तो 10% लगा करता था। 25 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर आप एक ऐसा सिटी में रहते हो जैसे मुंबई वाला सिटी जहां पे 25 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे 15% लगता था, ठीक है, क्लियर है। और सैलरी को कैसे कंप्यूट किया जाता है, सैलरी को यहां पे कंप्यूट किया जाता है यहां पे BDBACM के हेल्प से। सर BDBACM क्या है, यहां पे जो आपने कोने में लिखा है BDBACM, यहां पे जो आपने कोने में लिखा है BDBACM, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है सैलरी कंप्यूटेशन। ये जो 7.5%, 15% या 10% ऑफ सैलरी जो है, ये सैलरी आप कैसे कंप्यूट कर सकते हो। सैलरी को कंप्यूट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, BDBACM। सबसे पहले आप सैलरी को कंप्यूट करने के लिए बेसिक सैलरी लेना, बी फॉर बेसिक सैलरी, बी फॉर व्हाट, बी फॉर बेसिक सैलरी, बी फॉर बेसिक सैलरी, डी फॉर डीए इन टर्म्स, बी फॉर बोनस, ए फॉर अलाउंसेस, सी फॉर कमीशन और एम फॉर अदर मॉनिटरी इनकम। ये सबको आप ऐड कर दोगे, ये सबको आप ऐड कर दोगे तो आपका सैलरी बन जाएगा। और जो जो चीज नहीं दिया हुआ है उसको ऐड मत करना, जो जो चीज दिया हुआ है उसी को ऐड करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है जो जो चीज उसी को ऐड करना है, ठीक है। तो BDBACM का मतलब आपका सैलरी कंप्यूटेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। यहां पे जो सैलरी आप कंप्यूट करोगे वो इस फॉर्मूले से यूज करोगे। RFA में रेंट फ्री अकोमोडेशन में जो सैलरी कंप्यूट करोगे वो इस फॉर्मूले से यूज करोगे। BDBACM, बी मतलब बेसिक सैलरी, डी मतलब डीए इन टर्म्स, बी मतलब बोनस, ए मतलब अलाउंसेस, सी मतलब कमीशन, एम मतलब अदर मॉनिटरी इनकम, ठीक है। BDBACM, यहां पे जो आप सैलरी कंप्यूट करोगे वो BDBACM के फॉर्मूले से करोगे, ठीक है, ओके। यहां पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, ये ओल्ड नियम पर आ रहे हैं, वापस से बोल रहे हैं, ये पुराना वाला नियम पर आ रहे हैं। नोट क्या था, फॉर कैलकुलेटिंग BDBACM परक्यूजिट्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड। तो परक्यूजिट्स हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो BDBACM है ये हमेशा ड्यू बेसिस पे कैलकुलेट होगा, ड्यू बेसिस पे, रिसीव बेसिस पे नहीं, ठीक है। और ये जो BDBACM है शुड बी कंसिडर फॉर दिस टाइम फॉर विच असेसी ऑक्यूपाइड द हाउस। असेसी जब ऑक्यूपाई कर ले, हाउस को ऑक्यूपाई कर ले, तब जाके ये जो BDBACM है उसको कंसिडर किया जाएगा। मान लो घर मिला ही नहीं, हम लोग ये चालू कर दिया, नहीं, घर मिलने के बाद, ठीक है। तो ये था पुराना वाला नियम, ये था आपका पुराना वाला नियम, सुनिए ना, ये था पुराना वाला नियम हाउस फैसिलिटी का, ये था पुराना वाला नियम कि अगर आप एक सरकारी नौकर हो, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो टैक्स तो लगेगा लेकिन एज पर लाइसेंस फीस। लेकिन अगर आप दूसरे एम्प्लॉय हो, अदर एम्प्लॉयज हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो अगर घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, घर अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 7.5% या 10% या 15% ऑफ सैलरी, BDBACM। सैलरी कैसे निकाले सर, BDBACM को प्लस करके, BDBACM को प्लस करके, बात खत्म। अगर आप अदर एम्प्लॉय हो और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, घर जो है वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने हायर्ड किया है, तो 15% ऑफ सैलरी। सर सैलरी कैसे निकाले, BDBACM, क्लियर है। और दूसरा आप देखते हो हायर एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, जो सबसे छोटा रहा उसको आप ले लेने का, ठीक है। लेकिन सर नया नियम क्या है, ये तो ओल्ड वाला नियम था, ये तो आपने पुराना वाला नियम बताया, पुराना वाला नियम। नया वाला नियम क्या है, नया वाला नियम जो था इसका अमेंडमेंट जो था, अमेंडमेंट आया है 1 सितंबर 2023। आप समझ सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, और 1 सितंबर 2023 में ये अमेंडमेंट आ गया है। तो बड़ी उलझन है, इस बार बड़ी उलझन है। आधा साल हम लोग को ओल्ड वाला नियम चलाना पड़ेगा और आधा साल हम लोग को न्यू वाला नियम चलाना पड़ेगा, अप टू
अगस्त, अप टू अगस्त हम लोग ओल्ड वाला नियम चलाएंगे, और 1 सितंबर से 31 मार्च तक हम लोग न्यू वाला नियम चलाएंगे। बात खत्म। समझे समझे समझे। तो ये नया वाला नियम क्या है सर? नया वाला नियम क्या है? तो नया वाला नियम ये है, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हायर्ड वायर्ड का चेंज वेंज नहीं हुआ है, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का सिर्फ चेंज हुआ है। ठीक है, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का सिर्फ चेंज हुआ है, सिर्फ इस चीज का चेंज हुआ है। अमेंडमेंट सिर्फ इस पर आया है, इस चीज पर आया है। ठीक है, और बाकी सब एज पर सेम है, सेम सेम सेम, सब कुछ सेम है। तो हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर अगर है तो 5%, 7.5% और 10% ऑफ सैलरी लेने का। हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर अगर है तो 5%, 7.5% और या तो 10% ऑफ सैलरी लेने का। मैं बताऊंगा कि कब कब क्या क्या लेना है। ठीक है, तो एज पर पॉपुलेशन 2021 मतलब 11 सेंसस, देखिए अगर आपका जो पॉपुलेशन है, अगर आपका पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है, अगर आपका सिटी का जो पॉपुलेशन है अप टू 15 लाख है, 15 लाख अप टू 15 लाख, अगर आपके सिटी में सिर्फ और सिर्फ 15 लाख से कम लोग रहते हैं, 15 लाख से कम लोग रहते हैं, तो आप इधर यहां पे 5% लोगे, आप यहां पे 5% लोगे। आपके सिटी में अगर मोर देन 15 लाख लेकिन अप टू 40 लाख रहते हैं, यानी 15 लाख से ज्यादा और 40 लाख से कम लोग रहते हैं, 15 लाख से ज्यादा 40 लाख से कम लोग रहते हैं, तो आप यहां पे 7.5% लोगे। अगर आपका पॉपुलेशन जो है वो 40 लाख से भी ज्यादा है, 40 लाख से भी ज्यादा है, यानी मुंबई वाली शहर है, मुंबई में जो पॉपुलेशन है ना बेटा वो 40 लाख से भी ज्यादा है, तो उस केस में आप 10% लोगे। उस केस में कितना लोगे? उस केस में आप 10% लोगे। ठीक है, उस केस में आप 10% लोगे। क्लियर है? तो ये था नया नियम, ये था नया नियम। ठीक है, ओल्ड वाला नियम क्या था? ओल्ड वाला नियम आपको क्या पढ़ाए थे? ओल्ड वाला नियम आपको पढ़ाए थे 7.5% या 10% या 15% ऑफ सैलरी। अब क्या नियम हो चुका है? अब नियम हो चुका है 5% या 7.5% या 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, अगर आपका पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है तो 5% लेने का, मोर देन 15 लाख अप टू 40 लाख है तो 7.5% लेने का, अगर पॉपुलेशन 40 लाख से भी ज्यादा है, 40 लाख से भी ज्यादा है तो आपको 10% लेने का। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, इसमें क्या अमेंडमेंट आया है? ये जो हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर था, हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, इसमें क्या अमेंडमेंट आया? इसमें भी चेंज आया। देखिए इसमें भी चेंज आया है। ये जो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर वाला पढ़े थे 15% ऑफ सैलरी एंड हायर्ड एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, जो सबसे छोटा हो वो ले लेना, इसमें भी अमेंडमेंट आया। इसमें भी अमेंडमेंट, इसमें क्या अमेंडमेंट आया है जरा देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको अब ये 10% ऑफ सैलरी लेना है, 10% ऑफ सैलरी। सर सैलरी कैसे कैलकुलेट करें? वही सेम फॉर्मूला, BD BS CM, B for basic salary, D for DA in terms, B for bonus, A for allowances, C for commission and M for monetary। ठीक है, तो आपको यहां पे 10% ऑफ सैलरी लेना है और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर लेना है, 15% की जगह 10% लेना है। ठीक है, ये अमेंडमेंट है। ये क्या है? अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है। सर एक बात बताइए, ये जो रूल्स आया था, ये रूल तो आया था 1 सितंबर 2023 को। ये जो रूल आया था, ये जो लॉ आया था, ये लॉ तो आया था 1 सितंबर 2023 को। ये जो अमेंडमेंट आया था 1 सितंबर 2023 को, लेकिन सेशन तो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से अगस्त तक, 1 अप्रैल से अगस्त तक आप पुराना वाला लॉ फॉलो करोगे, आप पुराना वाला नियम फॉलो करोगे, और सितंबर से लेके मार्च तक आप नया वाला नियम फॉलो करोगे। ठीक है, वापस बता दूं, ये जो सैलरी पर मंथ आप निकालोगे 1 अप्रैल से लेके अगस्त तक आप पुराना वाला नियम फॉलो करोगे, ओल्ड वाला नियम फॉलो करोगे, और 1 सितंबर से लेके आप 31 मार्च तक आप न्यू वाला नियम फॉलो करोगे। ठीक है, यहां पे देखो एक एग्जांपल लिया हूं। एक बंदे का मान लो सैलरी है 80,000, एक बंदे का मान लो सैलरी है 80,000, वो मुंबई में रहता है। वो कहां रहता है? वो रहता है मुंबई में, वो रहता है मुंबई में, जहां पे पॉपुलेशन है, जहां पे पॉपुलेशन 40 लाख के ऊपर है। अगर 40 लाख के ऊपर पॉपुलेशन रहता है तो हम लोग यहां पे 10% लेते हैं। ठीक है, एक बंदा का सैलरी है 80,000, वो मुंबई में रहता है, जहां पे सैलरी होता है 40 लैक्स, सॉरी, जहां पे जो पॉपुलेशन है वो 40 लैक्स के ऊपर रहता है, 40 लैक्स के ऊपर रहता है। ठीक है, ओके, 80,000 जो सैलरी था वो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल था। तो भैया इसका टैक्सेबल कैसे निकाले, इसका टैक्सेबिलिटी कैसे निकाले?
तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये जो 5 महीने हैं, ये 5 महीने आपको ओल्ड नियम से लेने पड़ेंगे, ओल्ड वाले नियम से, ओल्ड वाले लॉ से लेने, ठीक है, ओल्ड वाले लॉ से लेने पड़ेंगे। ओल्ड वाला लॉ क्या कहता था कि अगर आपका जो पॉपुलेशन है वो 25 लाख से ऊपर है, आपका जो पॉपुलेशन है वो 25 लाख से ऊपर है, तो 15% लेने का, 15% लेने का। यानी मुंबई का पॉपुलेशन कितना है, 25 लाख से ऊपर है, 25 लाख से ऊपर है, तो ओल्ड वाला नियम क्या कहता था कि 15% ऑफ सैलरी लेने का। अगर आपका जो पॉपुलेशन है वो 15% ऑफ सैलरी है, अगर आपका जो पॉपुलेशन है वो 25 लाख से ऊपर है, तो 15% लेने का, ठीक है। तो यानी यहां देखिए, यहां पे ये जो 5 महीने है, 5 महीने 80,000 इंटू 5 करो, 80,000 इंटू 5 करो ना, अरे कीजिए ना जी, कीजिए ना, समझेंगे। 80,000 इंटू 5 करो ना, कितना आता है बताओ। यानी पहले 5 महीना, पहला 5 महीना आपको ओल्ड नियम से चलना है, ओल्ड वाला नियम से चलना है, उसके बाद अमेंडमेंट्स वाला नियम से चलना है, ठीक है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 80,000 इंटू 5 करोगे तो 4 लाख आएगा, 4 लाख, 4 लाख का 15% निकाल देना, बात खत्म। कितना आएगा 4 लाख का 15%? 60,000 सर, 60,000। 4 लाख का 15% कितना आएगा? 4 लाख। 4 लाख का 15% कितना आएगा? 60,000, 60,000। इसके बाद रेस्ट ऑफ द मंथ्स, रेस्ट ऑफ द मंथ क्या है सर? सितंबर, एस मतलब सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। रेस्ट 7 मंथ के लिए, रेस्ट 7 मंथ के लिए आप न्यू वाला लॉ अप्लाई करोगे, अमेंडमेंट अप्लाई करोगे। ये बताओ न्यू लॉ क्या बोलता है? न्यू लॉ बोलता है कि पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ज्यादा हो, पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ज्यादा हो तो 10% के हिसाब से सैलरी लेने का, 10% के हिसाब से सैलरी लेने का। तो 80,000 इंटू 7 करो, पहले 80,000 इंटू 7 करो, 80,000 इंटू 7 कीजिएगा। आपने ओल्ड वाला तो कर दिया, ओल्ड वाला नियम से आपने 5 महीना कर दिया, 5 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये आपका ओल्ड वाला नियम है। न्यू वाला नियम के लिए आपको 7 मंथ के लिए आपको ये कंप्यूट करना पड़ेगा। सो 80,000 इंटू 7 कीजिए, कितना? 5,60,000, 5,60,000 आया। तो 5,60,000 को आप 10% से कंप्यूट करोगे, 56,000 आएगा, और दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, ओल्ड और न्यू को ऐड कर दोगे, आपका निकल जाएगा आरएफए, आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन में थे कि 1 सितंबर से जो आया हुआ है, 1 सितंबर 2023 से जो आया हुआ है, तो कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, न्यू वाला फॉलो करे या ओल्ड वाला फॉलो करे? तो अगस्त तक तो आप ओल्ड वाला फॉलो कीजिए, अगस्त तक तो आप ओल्ड वाला फॉलो कीजिए, और सितंबर से मार्च तक आप न्यू वाला फॉलो कीजिए, दोनों को कंबाइन कीजिए, ऐड कीजिए, बात खत्म। दोनों को कंबाइन कीजिए, ऐड कीजिए, बात खत्म भाई, बात खत्म। इतना ही है, इतना ही आरएफए का अमेंडमेंट, ठीक है, इतना ही है। तो 60,000 और 56,000 को जोड़ दीजिए, बस बात खत्म, उतना ही है, ओके। अब लास्ट, अब हम लोग कार फैसिलिटी करेंगे, कार फैसिलिटी। आइए अब आइए, अब हम लोग एकदम लास्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है कार फैसिलिटी, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार फैसिलिटी पे टैक्स किस पे लगेगा? अगर आपके ऑफिस आपको कार फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अगर आपके ऑफिस आपके लिए भैया कार भेजता है, कार गाड़ी भेजता है, तो टैक्स किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, जरा समझ के रखिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, यानी अगर आप ऊंचे स्तर पे बैठे हुए हो, अगर आप टॉप मैनेजमेंट हो, अगर आप डायरेक्टर हो, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन आप अगर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, बहुत निचले स्तर के आदमी हो, बॉस एकदम छोटे लेवल के एम्प्लॉय हो, तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो भैया टैक्स लगेगा कितना? ये जो कार फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करेगा, ऑफिस जो कार फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, उस पर टैक्स लगता कितना है? आएगा ये चीज, ठीक है, इसलिए पढ़ के रखो। तो टैक्स लगता कितना है ये समझा दीजिए सर। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पे, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पे। अगर मान लो कार ऑफिस पर्पस के लिए यूज किया गया हो, कार सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज किया गया हो, मान लो कि कार जो है सिर्फ और सिर्फ उसको ऑफिस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो ये बताइए जो आपके यहां पे नौकरी करता है, जो एम्प्लॉय है, उसको क्या कुछ बेनिफिट पहुंच रहा है? अगर कार सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो क्या एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट पहुंच रहा है? नहीं भैया। तो ये जो एम्प्लॉय को ना कोई यहां पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, एम्प्लॉय को कोई यहां पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, एम्प्लॉय को कोई भी यहां पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, कोई भी यहां पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है।
अब सेकेंड वाला सर्कमस्टेंसेस, अगर कार यूज्ड फॉर फुली पर्सनल पर्पस, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय जो है बेटा एम्प्लॉय उस कार को फुली पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है, सब्जी लाने जाता है, बच्चे को स्कूल से लाने जाता है, बेबी को घुमाने लेके जाता है, मूवी देखने जाता है। अगर एम्प्लॉय उस कार को फुली पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है, पूरा का पूरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है, तो जरा देखिए आप, असेट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर मान लीजिए वो कार एम्प्लॉयर का है, अगर मान लीजिए कार वो जो मालिक का है, अगर मालिक का कार नौकर चला रहा है और पूरा का पूरा पर्सनल पर्पस, मालिक ने नौकर को कार दे दिया है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मान लीजिए कार दे दिया और बोला कि तुम अपने अब चलाओ आराम से, मूवी देखने जाओ, उसमें बच्चों को घुमाने जाओ, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है एम्प्लॉय, ठीक है। तो अगर मान लीजिए असेट जो है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, असेट जो है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो उस पर टैक्स कितना लगेगा? तो 10% ऑफ कॉस्ट, उस पर टैक्स लगेगा 10% ऑफ कॉस्ट। कितना? उस पर टैक्स कितना लगेगा? 10% ऑफ कॉस्ट। उस पर टैक्स कितना लगेगा? 10% ऑफ कॉस्ट। कितना बढ़ेगा एम्प्लॉयर टैक्स? एक एम्प्लॉय कितना टैक्स भरेगा? एम्प्लॉय कितना टैक्स भरेगा? एम्प्लॉय टैक्स भरेगा वो 10% ऑफ कॉस्ट। 1 लाख का गाड़ी है, 1 लाख का गाड़ी है, तो इसका 10% कितना हो गया? यानी 10,000 का जो टैक्स है वो एम्प्लॉय भरेगा, 10,000 का जो टैक्स है वो एम्प्लॉय भरेगा, ठीक है। उसमें ऐड कर दीजिएगा ड्राइवर सैलरी, अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर का सैलरी पे किया है, अगर आपके मालिक ने ड्राइवर का सैलरी भी पे किया है तो उसमें ऐड कर दीजिएगा। उसमें ऐड कर दीजिएगा रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, तो ये जो अमाउंट आपका निकलेगा, ये अमाउंट जो आपका निकलेगा, ये अमाउंट है टैक्सेबल परक्यूजिट्स, ये अमाउंट है टैक्सेबल परक्यूजिट्स। क्लियर है? अगर आपके मालिक ने आपको गाड़ी चलाने के लिए दिया है कि जाओ अपना बीबी को घुमा के लाओ, इसमें अपना पर्सनल पर्पस के लिए यूज करो, सब्जी लाओ इसमें, अरे बच्चे को स्कूल दे के आओ, उसमें अगर आपके मालिक ने आपको कार दिया है तो उस पर टैक्स लगेगा। उस पर टैक्स कितना लगेगा? वो जो कार का जितना भी कॉस्ट रहेगा ना, जितना भी खर्चा रहेगा वो कार का, उसका 10%। 1 लाख का गाड़ी है तो 10,000 का टैक्स लगेगा आपका। ऐड कर दीजिएगा ड्राइवर सैलरी, अगर एम्प्लॉयर ने, अगर आपका मालिक ड्राइवर का सैलरी पे करता है तो उसको ऐड कर दीजिएगा। ऐड कर दीजिएगा उसी में रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। तो वो जो अमाउंट निकलेगा उस पे आपका टैक्स लगेगा, उस पे आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए कार हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, मालिक ने ये जो कार है वो हायर किया कहीं से, वो हायर किया और आपको दे दिया। मालिक ने कार को हायर किया कहीं से और आपको दे दिया, मान लीजिए मालिक ने कार को हायर किया और आपको दे दिया, ठीक है। ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें देखते हैं हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, कितना हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे करता है। उसमें ऐड कर दीजिएगा ड्राइवर का सैलरी, अगर एम्प्लॉयर पे करता है। उसमें ऐड कर दीजिएगा रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, तो जो अमाउंट निकलेगा वो अमाउंट क्या निकलेगा? टैक्सेबल परक्यूजिट्स, ठीक है। ये केस था अगर कार को आप फुली पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, पूरा का पूरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तब ये केस था अगर कार को आप फुली पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड वाला केस पढ़ते हैं कि कार को आप पार्शली ऑफिस के लिए यूज करते हो और पार्शली ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो। अगर मान लीजिए कार को आप पार्शली ऑफिस पर्पस के लिए यूज करते हो, आप ऑफिस के लिए भी यूज करते हो और आप ये पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करते हो, तब क्या टैक्सेबल ट्रीटमेंट होगा? समझिए। सबसे पहला केस, अगर मान लीजिए वो कार जो है वो एम्प्लॉय का है, वो कार खुद एम्प्लॉय का है और वो एम्प्लॉय ऑफिस भी आता है, उसमें ऑफिस का काम भी करता है और अपना पर्सनल पर्पस का काम भी करता है वहां पे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को कुछ यहाँ पे बेनिफिट पहुंच रहा है। नौकर का ही कार है, नौकर ने ही खरीदा है और नौकर ऑफिस भी लेके आता है और नौकर अपना पर्सनल पर्पस का भी वो काम करता है। तो ये बताइए कि एम्प्लॉय को कुछ क्या बेनिफिट पहुंच रहा है? अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय है तो क्या कुछ उसको बेनिफिट पहुंच रहा है? नो बेनिफिट। तो नो बेनिफिट है तो नॉट टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय को अगर कुछ बेनिफिट नहीं है इसका तो नॉट टैक्सेबल होगा, बात खत्म। एम्प्लॉय को अगर कोई भी बेनिफिट नहीं है, खुद का उसका कार है, खुद का कार को वो ऑफिस लेके आता है, ऑफिशियल काम करता है, पर्सनल काम भी करता है खुद का कार में, तो उसको तो कोई यहाँ पे ये फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो नॉट टैक्सेबल है। नॉट टैक्सेबल। लेकिन बेटा एम्प्लॉयर को तो फायदा पहुंच रहा है,
एम्प्लॉयर का तो काम चल रहा है, यहाँ पे मालिक का तो काम चल रहा है, तो मालिक से हम लोग टैक्स वसूल करेंगे, मालिक से हम लोग टैक्स वसूल करेंगे। तो मालिक कितना टैक्स भरेगा, देखिए सबसे पहले तो मालिक यहाँ पे रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस भरेगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस लेस, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस लेस 1800 पर मंथ। अगर आपका गाड़ी 1600 सीसी के नीचे है, अगर आपका गाड़ी 1600 सीसी के नीचे है तो 1800 पर मंथ, अगर आपका गाड़ी 2400 सीसी के ऊपर है तो 2400 पर मंथ। अगर आपका गाड़ी 1600 सीसी के नीचे है तो 1800 पर मंथ, अगर आपका गाड़ी 1600 सीसी के ऊपर है तो 2400 पर मंथ। ठीक है, आप समझिए, एम्प्लॉय को तो यहां पे कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है, तो एम्प्लॉय से तो टैक्स लेंगे नहीं, एम्प्लॉयर से टैक्स लेंगे। एम्प्लॉयर से टैक्स कैसे लेंगे सर? सबसे पहले रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस को बिठाइए जितना भी, ओके, इससे लेस कीजिए। अगर आपका जो गाड़ी है वो 1600 सीसी के नीचे है, अगर आपका जो गाड़ी है वो 1600 सीसी के नीचे है तो 1800 पर मंथ लेने का। अगर आपका जो गाड़ी है वो 1600 सीसी के ऊपर है, 1600 सीसी के ऊपर है, तो आप 2400 पर मंथ लीजिएगा, 2400 लीजिएगा। ठीक है, ओके। और अगर अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी प्रोवाइड करा है, एम्प्लॉयर ने मान लो ड्राइवर भी प्रोवाइड करा है, एम्प्लॉयर ने अगर मान लो ड्राइवर भी प्रोवाइड करा है तो 900 एक्स्ट्रा लेने का, 900 एक्स्ट्रा लेने का, 900 एक्स्ट्रा लेने का, 900 पर मंथ एक्स्ट्रा लेने का। अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है तो 900 एक्स्ट्रा लेने का, 900 उसमें एक्स्ट्रा लेने का। सबसे पहले 1600 सीसी का गाड़ी है तब 1800, 1600 से ज्यादा सीसी का गाड़ी है तो 2400 पर मंथ। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने अगर मालिक ने उसमें ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है तो 900 एक्स्ट्रा लेना, 900 एक्स्ट्रा लेना। ठीक है, और ये जो अमाउंट निकलेगा ये आपका टैक्सेबल परक्यूजिट्स है, ये आपका टैक्सेबल परक्यूजिट्स है। ठीक है, ये सब सारा रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मान लीजिए ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, अगर मान लीजिए ये जो गाड़ी है ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। ये जो गाड़ी है ये गाड़ी को ओन कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। ओन अगर मान लीजिए एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉयर करता है, तो एम्प्लॉय को भी यहाँ पे बेनिफिट पहुंच रहा है, एम्प्लॉय को भी यहाँ पे बेनिफिट पहुंच रहा है। तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट क्या रहेगा? तो टैक्सेबल अमाउंट एम्प्लॉय के लिए, अगर एम्प्लॉय को यहाँ पे बेनिफिट पहुंच रहा है तो टैक्सेबल अमाउंट उसके लिए रहेगा अप टू 1600 सीसी का गाड़ी के लिए 600 पर मंथ, मोर देन 1600 सीसी का गाड़ी के लिए 900 पर मंथ। अगर गाड़ी 1600 सीसी के भीतर है तो 600 पर मंथ, और अगर गाड़ी 1600 सीसी के बाहर है, यानी मान लीजिए 2400 सीसी का है, 2000 सीसी का है, 1800 सीसी का है, तो मतलब कि 900 पर मंथ। इतना एम्प्लॉय को भरना पड़ेगा, इतना एम्प्लॉय को भरना पड़ेगा, इतना नौकर को भरना पड़ेगा, नौकर को। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कितना टैक्स भरेगा? अगर 1600 सीसी का गाड़ी है, इस केस में 1600 सीसी का गाड़ी है तो 1800 पर मंथ, अगर 1600 सीसी से भी ज्यादा गाड़ी है तो 2400 पर मंथ। ठीक है, 1600 सीसी तक का गाड़ी है तो 1800 पर मंथ, और 1600 सीसी से भी ज्यादा वाला गाड़ी है तो 2400 पर मंथ। ठीक है, और अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी प्रोवाइड किया, अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है तो 900 एक्स्ट्रा लगेगा, 900 पर मंथ एक्स्ट्रा लगेगा, 900 ऐड करना पड़ेगा। इफ एम्प्लॉयर ऑल्सो प्रोवाइड ड्राइवर द 900 पर मंथ शुड बी एडेड। ठीक है, तो अगर मान लो ड्राइवर भी इंक्लूड किया है तो 900 पर मंथ एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो बेसिकली ये सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग ने समझा दिया, आप लोगों को सैलरी बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सम्स करेंगे। सैलरी का सम्स बहुत ही जल्दी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आएगा दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब सम्स करेंगे, सम्स करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।